सो आपका क्या आंसर होता है जब आपको लोग कहते हैं कि आप फिल्म मेकर नहीं है, आप गवर्नमेंट फिल्म मेकर हैं? देखो ऐसा है, क्योंकि देश में सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर आप एक फाइल लेकर आते हो, हाँ। फिर अचानक से सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये समझाना पड़ेगा इसका। Please sir, मीडिया most की तरह से तू मैं नहीं हो सकता है। आपको दिल्ली की मीडिया से थोड़ा प्रॉब्लम है? नहीं, दिल्ली नहीं, मुझे जनरली इंडिया की मीडिया से प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट चेंज हुई तो भी ये फिल्में बनाएंगे ऐसी आप? देखो ये सवाल गलत है। भारत एकमात्र ऐसा विश्व में देश है और हिंदू एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसको माइनॉरिटी ने रूल किया है, जिसको माइनॉरिटी ने प्रताड़ित किया है। उनकी तरफ से कई लोग जो हैं मेरे को फोन करते थे कि आप इतने पैसे ले लीजिए और हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। टीएमसी? हाँ। तो आपने टीएमसी जाने से मना कर दिया? नहीं, मैं तो किसी भी दुनिया की कोई पार्टी मुझे नहीं, क्योंकि आपका बीजेपी से कनेक्शन है इसलिए आपने टीएमसी जाने से मना नहीं है। ये किस बेसिस पे कह रहे हो? मेरा बीजेपी, मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता तो हूँ। फिर अभी क्या, यही तो कह रहा हूँ मैं भी। आप हतप्रभ हो जाएंगे सुन के रौनक। भारत के पार्टीशन का डिसीजन 8 लोगों ने इससे भी छोटी टेबल पे बैठ के लिया था। भारत के लोगों ने नहीं लिया था। एक भी फिल्म ने पार्टीशन की सच्चाई बताई नहीं है। रिसेंटली जो ओटीटी पे रिलीज हुई है, आपको लगता है वो भी? क्या, कौन सा? जैसे मुझे पता नहीं है। फ्रीडम एट मिडनाइट? वो तो चलिए, मैं जो बोलने जा रहा था, शिव 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 बोलना नहीं चाहिए। बॉलीवुड का एक बेसिक असम्पशन है कि ऑडियंस जो है वो डम है। ऐसा सोचते हैं फिल्म में? सोचते नहीं, बोलते हैं। सब खुलेआम ही अनरिटन रूल है उनका। फिल्म में एक डायलॉग है, तैमूर का जिक्र हुआ है उस पे, तो वो किसी पे कमेंट है या तैमूर का? नहीं, तैमूर कई लोग नाम रखते हैं, पहली बार किसी ने नहीं रखा, ऐसा नहीं है। जैसे राजकुमार साहब थे, और शीशे के घरों में रहने वाले वो राजकुमार साहब बत्ती बंद करके कपड़े बदलते हैं। डालो ये। अरे सॉरी, ये मतलब ठीक है। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। थोड़ा सीरियस हो गया तुमने, अच्छा किया। मोस्ट टेरिबल मूवी ऑफ बॉलीवुड? टेरिबल तो बहुत, अरे ज्यादातर ही। पहले क्या आ गई दिमाग में? आ गई वो फिल्म, आप बोल नहीं रहे हो। सैयारा मूवी देखी आपने? राहुल गांधी जी से कभी मिले आप? नहीं, कभी नहीं मिला हूं, पर मिलना चाहता हूँ। क्या बात करेंगे आप? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि भाई आप आज ये बोलते हैं, कल वो बोलते हैं, परसों वो बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। तो आपको लगता है सत्ता पक्ष से कोई पलटता नहीं अपनी बात से? पलटते हैं, बिल्कुल पलटते हैं, लेकिन आज आप उन पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हो, फिर उनको पार्टी में ले लेते हो। ये तो यहाँ भी हुआ। द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम। टीआरपी के आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनकी फिल्मों ने बहस छेड़ी है, सवाल उठाए हैं और हिस्ट्री के अनदेखे पन्ने या ये कहें फाइल्स खोली है। द ताशकंद फाइल से लेकर द कश्मीर फाइल्स और अब द बंगाल फाइल्स। उनकी फिल्मों में सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होती, एक मिशन होता है, एक ऐसा मिशन जो इतिहास के अनसुने सच को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इस एपिसोड में हमने इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें की है, द बंगाल फाइल्स के पीछे की रिसर्च, कंट्रोवर्सी और क्यों आज का भारत कुछ कहानियों को सुनने से डरता है। बहुत सारी बातें हुई हैं, इसे देखिए। इस एपिसोड को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, पर इन सब से पहले मेरे साथ मिलकर वेलकम करिए डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री का। नमस्ते एंड वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हो भाई? आप हैं तो इसका मतलब थोड़ी ये बताएं कि छाती पे लेके घूमेंगे कि फिल्म मेकर हैं। व्हाई दिस? देखो ऐसा है कि आज दिल्ली में आया हूँ ना, हाँ। तो यहाँ पे जो मीडिया वाले हैं और बाकी लोग हैं ना, वो मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, सर आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में स्थापित क्यों नहीं कर देते हैं? ठीक है। कहते हैं कि अच्छा बंगाल में जो है आप सरकार क्यों नहीं बदलवा देते हैं? तो मुझसे पॉलिटिकल ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बता दूं मैं फिल्म मेकर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और मैं समाज की सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। इसलिए तो दैट्स द रीज़न। तो मैंने कहा अनाउंस कर देता हूँ, दिल्ली में मैं पॉलिटिकल फिल्म बनाता हूँ। हाँ। पॉलिटिशियन नहीं हूँ। कहते हैं मणिपुर फाइल क्यों नहीं बना देते हैं, फलानी फाइल क्यों नहीं बना देते हैं। बना रहे हैं क्या? नहीं, मैं हो गया, मेरा ट्रिलॉजी थी, 3 फाइलें हो गई कंप्लीट। इसका एक पार्ट रह गया है बंगाल फाइल्स का, बाकी इट्स डन। पर एक एलिगेशन आप पे ये भी है कि वो दिल्ली फाइल्स को आपने बंगाल फाइल्स कर दिया क्योंकि दिल्ली में सरकार बदल गई। ऐसा क्या मतलब? मैं समझा ही नहीं। मतलब अगर बीजेपी आ गई ना दिल्ली में, हाँ, अगर केजरीवाल होते तो आप दिल्ली फाइल्स कर देते। जरूर किसी मूर्ख आदमी ने बोला होगा। ये है ना, कितनी मूर्खता भरी बात है। हमारी फिल्म का नाम था दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। ये हमने सितंबर 2021 में अनाउंस की थी। ठीक है। करेक्ट। तो मेरी फिल्मों को बनते बनते 3-4 साल लगता है। तो इसका नाम बंगाल फाइल्स आपको पता है ना क्यों किया? ये फिल्म तो पूरी बंगाल के बारे में थी हमेशा से। तो पहले मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, तो मैंने कहा द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, और दूसरे का मैं सोच रहा था, नाम अब बताने का मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं अमेरिका गया पिछले 3 महीने पहले मार्केटिंग करने, मैं गया था अप्रैल में, तो जब इसको मैंने पहली बार इसके बारे में बोलना शुरू किया तो ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज थी। मुझसे सब आके बोल रहे थे, अरे सिखों के बारे में है, अच्छा ये दिल्ली राइट्स हुए थे जो 2020 में, उसके बारे में है।
तो इट स्टार्टेड क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, एक तो मैंने फिर पब्लिक से ही बोला कि अच्छा भाई बताओ ये फिल्म है, इसका नाम क्या होना चाहिए। सो वी गॉट लाइक लैक्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, एवरीबडी सेड कि इसका नाम बंगाल फाइल्स होना चाहिए, लगभग कोई बंगाल स्टोरी, बंगाल फाइल्स ऐसे ही आसपास उसके था। देन आई सेड व्हाई नॉट, और जैसे ही मैंने इसका नाम द बंगाल फाइल्स रखा, मेरा कम्युनिकेशन लोड ही एकदम जीरो हो गया, मेरे को किसी को बताना ही नहीं पड़ा कि फिल्म किस बारे में। और आपने ममता दीदी को भी नहीं बताया? नहीं, उनके तो सूत्रों से उनको पता चल गया कि यही बात हुई आपकी कभी उनसे? नहीं, मैं तो देखो, मैं करना चाहता हूँ, तुम तो जानते हो मैं उस तरह का आदमी भी नहीं हूँ। हाँ। मैं तो, कई लोग तो एक्चुअली मुझसे शिकायत ये करते हैं कि आप अपने दुश्मनों के साथ बात क्यों करते हैं, पर मैं तो दुश्मन और दोस्त वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं, फॉर सम रीज़न। अप्रोच किया आपने, ट्राई किया? नहीं, मैंने अप्रोच भी नहीं किया, वही लोग अप्रोच करते हैं। एक्चुअली आपको एक बात मैंने बताई नहीं है, जब ये 2019 के इलेक्शंस हो रहे थे, तो उनकी तरफ से कई लोग जो हैं मेरे को फ़ोन करते थे कि आप इतने पैसे ले लीजिए और हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। टीएमसी? तो हाँ, तो मैंने कहा पैसे करके ज्वाइन किया? कितने पैसे दे रहे थे? अरे काफ़ी दे रहे थे यार, मैंने इतने तो नहीं दे रहे थे जितना जिससे ज़िंदगी चल सके, पर इतना ज़रूर दे रहे थे कि मैं अपनी फिल्म का एक छोटा शेड्यूल उसके साथ शूट कर सकूँ। अच्छा, ठीक है। या दे वर गिविंग प्रीटी हैंडसम मनी। या तो राज्यसभा भेज रहे थे आपको? नहीं, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कई कुछ भेजा भी है। अच्छा, आपको पता है कई लोगों ने जो ज्वाइन किया बाद में, वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पैसे लेके गए कि नहीं गए, लेकिन उनके जाने का रीज़न बड़ा एब्सर्ड था कि आज आदमी यहाँ है, सडनली वहाँ पहुँच गया, और वो लोग क्यों। मुझे ऐसा लगता है कुछ पार्टीज़ को ना अंग्रेजी बोलने वाले थोड़े मॉडर्न टाइप के लोगों की शायद ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि वो रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो ज़मीन से निकली हुई हैं, उनके कार्यकर्ता सब जो हैं वो लोकलाइट्स हैं रीजनल उसमें। तो इसलिए कई बार हिंदुस्तान की कुछ पार्टीज़, मुझे ऐसा लगता है, हमारे महाराष्ट्र में भी एक आध पार्टी ऐसी हैं जिनको इंग्लिश बोलने वाले या मॉडर्न नॉलेज रखने वाले, जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले और प्रेजेंटेबल टाइप के लोग चाहिए। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उन्हें पैसा दे के अपनी साइड ले आएँ। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है और ये थोड़ा रेयर है कि पैसा भी दे रहे हैं और सीट भी दे रहे हैं। हाँ, तो ये रेयर नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को लाएं कैसे अंदर। तो आपने टीएमसी जाने से मना कर दिया? नहीं, मैं तो किसी भी दुनिया की कोई पार्टी मुझे नहीं, क्योंकि आपका बीजेपी से कनेक्शन है इसलिए आपने टीएमसी जाने से मना कर दिया? नहीं, ये किस बेसिस पे कह रहे हो मेरा बीजेपी? मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता तो हूँ। फिर अभी क्या, यही तो कह रहा हूँ मैं भी। देखो, पार्टी और लीडर अलग चीज़ें हैं। अच्छा, तो आपका क्या आंसर होता है जब आपको लोग कहते हैं कि आप फिल्म मेकर नहीं है, आप गवर्नमेंट फिल्म मेकर हैं? तो मैं हंसता हूँ, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। मैंने क्या रिस्पॉन्स करूँ इसका? क्योंकि देश में सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर आप एक फाइल लेकर आते हो, हाँ, फिर अचानक से सब डिस्टर्ब हो जाता है। पर इसका थोड़ा सा विस्तार से ही जवाब देना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा। इसका मीडिया की तरह से तू मैं में नहीं हो सकता है। आपको दिल्ली की मीडिया से थोड़ा प्रॉब्लम है? नहीं, दिल्ली नहीं, मुझे जनरली इंडिया के मीडिया से प्रॉब्लम है, और दिल्ली के खास तौर पे। क्या मेन प्रॉब्लम क्या है मीडिया से आपकी? देखो, मैं IMC में पढ़ा हूँ, तो मैं जर्नलिज्म मैंने पढ़ी है, समझता हूँ। देखो, जर्नलिज्म का पूरा जो मकसद है वो है न्यूज़ फर्स्ट व्यूज़ लेटर। आज पूरी मीडिया चेंज हो गई है, व्यूज़ फर्स्ट न्यूज़ लेटर, और अब जो चल रहा है वो है व्यूज़ फर्स्ट एंड न्यूज़ नेवर। ओके। तो आज अगर आपको न्यूज़ जाननी है किसी चीज़ की, तो आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? राइट। जैसे मैं एक बताता हूँ, इतनी हो क्या गया है कि प्रेशर हो गया बिकॉज ऑफ टेलीविज़न चैनल्स। 3 बड़े प्रॉब्लम है मीडिया के साथ। टेलीविज़न चैनल्स को लोग चाहिए भागने वाले, इतने कहाँ से लाओगे? हज़ारों टीवी चैनल्स हैं, छोटी छोटी, अब तो यूट्यूब में भी चालू हो गई हैं, तो कहाँ से लाओगे इतने लोग तुम जो जानते हैं जर्नलिज्म? तो किसी को भी जो मिलता है उसको उठा के रख लेते हैं। लोग 2 सवाल पूछ नहीं सकते ढंग से, एक सेंटेंस करेक्ट किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में ढंग से पूछ नहीं सकते हैं, अजीब सी बात करते हैं, दे हैव नो आइडिया। और सब लोग अग्रेसिव रहना चाहते हैं, अग्रेशन, बस किसी भी तरह से ऐसा लगे कि जैसे कि भूचाल आ गया है, एटम बम फट रहा है। तो ये जो हर समय आउटरेजियस नेचर जो बन गया है मीडिया का, ये आम आदमी को भी उसने आउटरेजियस कर दिया है। और जो स्कोप है मीडिया के डिस्कशन का, वो जो है कभी देश के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में। आप मुझे बताइए, मैं बॉलीवुड से भी मेरी यही शिकायत है, आज के मीडिया में कॉमन मैन कहाँ है? कॉमन मैन की कब बात होती है? व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने विशाखापट्टनम, कानपुर, झांसी या ऐसे किसी जगह की बात सुनी है? सारा का सारा डिस्कशन सिर्फ दिल्ली और पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिक्स के अलावा कभी कोई बात होती ही नहीं है इस देश में। तो इसलिए आप देखिए, हर आदमी पॉलिटिक्स में उलझा रहता है जिसमें उसकी कोई स्टेक्स नहीं है, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। पर सर, क्योंकि जनता वो देख रही है तो वो दिखा रहे हैं। जनता देखिए, ऐसा है कि अगर आप कल को, आपने पढ़ा होगा कि स्कूल के जो बच्चे हैं, हाँ, राइट, यहाँ दिल्ली में मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था, एक फिल्म हम लोग बना रहे थे ड्रग्स के मैनेस के ऊपर। तो बच्चे हैं, उनको आइसक्रीम में
ड्रग्स मिला के खिलाए जाते हैं, तो बच्चे उस आइसक्रीम वाले के एडिक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा कहीं जाते नहीं हैं। आपको पता है 9th और 10th स्टैंडर्ड 8th, अब तो 7th हो गया है, बम्बई में तो 6th तक के बच्चे किस तरह से ड्रग्स में फंसे हुए हैं, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ हर बच्चा, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे। तो बच्चों को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अगर आप दुकानों में गीता बेचना बंद कर दें और सिर्फ प्लेबॉय बेचना चालू कर दें, तो आदमी फिर वही खरीदने लगेगा। अगर आप अच्छा खाना बेचना बंद कर दें, अमेरिका की मैं वहीं से आया हूँ अभी, क्या समस्या है, अमेरिका में हेल्दी खाना मिलता ही नहीं है। सैलेड की कैलोरीज भी 600-700 होती हैं, क्योंकि उसमें इतना चीज़ और शुगर और ड्रेसिंग्स होती हैं, इसलिए ओबेसिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ फैल रहा है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वर्ल्ड की कैपिटल है डायबिटीज़ की। क्यों है? क्योंकि ये सब जो जोमेटो और स्विगी में लोगों ने जो फास्ट फूड चालू किया, अनहेल्दी खाना, चिप्स और ये सब चालू किया है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं है। आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना है तो कहाँ जाएंगे? तो इसी तरह से अगर मीडिया आपको सिर्फ एक तरह की बहुत ही लो लेवल डम डाउन अगर आपसे वार्तालाप करता रहेगा, तो जो आम आदमी है वो भी उसमें ही उलझ जाएगा। नहीं, फिर आप दूरदर्शन देखिए ना, वहाँ हल्दी और चंदन के गुण बता रहे हैं। नहीं, वो तो एक अलग बीज से कैसे फल निकलता है वो बताते हैं वहाँ पे। ऑफ कोर्स, यस। वो थोड़ा अवेलेबल है, बट एनीवे मैं आपका पॉइंट समझ गया और आई थिंक उससे बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। बट फिल्म मेकिंग में इस बात को क्यों चुना आपने? आप वो बता रहे थे कि इट्स हाँ, तो हुआ ये कि देखो, मैं जब आया था यहाँ फिल्म मेकिंग में, तो मैं पहले एडवर्टाइजिंग में था। करेक्ट। मैं अचानक किसी घटना के कारण मैं फिल्म मेकिंग में आ गया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आई विल बिकम अ फिल्म मेकर। Right. मैं एड फिल्म्स बनाता था, मैं टेलीविज़न में कुछ वो बनाता था, वन ऑफ टेलीफिल्म जिनको बोलते हैं। तो मेरी एक टेलीफिल्म देख के एक प्रोड्यूसर ने बोला कि इसी को मुझे फिल्म बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो जब मैं गया तो एक तरह से मैं बिल्कुल सिनेमा नाइव था, और मेरे सामने भी वही टेम्पलेट थी जो फिल्म मेकिंग। क्या है फिल्म मेकिंग की टेम्पलेट? अरे यार, एक फिल्म बनानी है, बिना स्टार के तो बना नहीं सकते। स्टार होना चाहिए, फॉरेन में शूट करो, गाने होने चाहिए, ग्लैमर होना चाहिए, और जो स्टोरीज़ हैं वो बेसिकली बहुत ही ऑर्डिनरी स्टोरीज़ होनी चाहिए कि आम आदमी को दिमाग ना लगाना पड़े। और बॉलीवुड का एक बेसिक एजम्पशन है कि ऑडियंस जो है वो डम है। ऐसा सोचते हैं फिल्म में? सोचते नहीं, बोलते हैं। ऐसा खुलेआम ही अनरिटन रूल है वहाँ का। वही रूल मीडिया भी फॉलो करती है, और वही जो रूल है वो कई सारे पॉप रिलीजियस गुरुज हैं वो भी फॉलो करते हैं, और वही जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स भी फॉलो करते हैं कि भाई आम आदमी तो कुछ जानता नहीं, इसको तो बस बेसिक मोटी मोटी बातें करो। तो बुलेट पॉइंट डिस्कशन करने का जब होता है कि बस इतना कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों की शादी हुई, फिर वो मर गए, कहानी खत्म, ठीक है, इतनी बात बताओ। पर सिनेमा जो है वो मीडिया इतना नुआंस्ड मीडियम नहीं है, पॉलिटिक्स नुआंस्ड नहीं है, रिलीजन भी नुआंस्ड नहीं है, भगवान है या नहीं है इसके बीच में कुछ नहीं है। लेकिन सिनेमा आर्ट है, पॉलिटिक्स आर्ट नहीं है, रिलीजन आर्ट नहीं है, मीडिया आर्ट नहीं है। और जो चीज़ जानवर को और इंसान को अलग करती है वो तीन ही चीज़ें हैं, संगीत, साहित्य और कला। और संगीत, साहित्य, कला ही किसी सोसाइटी का सोल होता है, तभी सोसाइटी बनती है और सिविलाइजेशन होता है। हम कहते हैं हिंदू सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन क्या है? क्या ये पत्थर है? ये सिविलाइजेशन कला है। जिसको हम मंदिर बोलते हैं वो भी तो आर्किटेक्चर है। ठीक है। तो बॉलीवुड में ये बिलीव था कि ऑडियंस को कला से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब एक वैरायटी शो होना चाहिए ताकि आदमी बोर ना हो, बस उसको कुछ उलझा के रखो। तो मैंने भी वही किया, लेकिन एक टाइम आया जब मुझे लगा नहीं यार, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो मैं वो कहानियाँ, दो तरह की कहानियाँ हो सकती हैं। एक कहानियाँ वो जो लोग सुनना चाहते हैं, ईजी कहानियाँ, ईजी आंसर्स, कि साहब हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही या पढ़ाई में अच्छा नहीं, बताइए क्या करें। तो उससे बोल दो अच्छा सुबह उठ के तुम 4 नाम के जाप कर लो या 3-4 ये कर लो, बच्चा सही हो जाएगा। या किसी पॉलिटिशियन से कहो साहब हमारी सड़क जो है 10 साल से ऐसी की ऐसी, चिंता मत करिए, इस बार जीत के आऊँगा तो बना दूंगा, आदमी खुश हो जाता है। बॉलीवुड भी वही करने लगा, ईजी आंसर्स, तो ईजी स्टोरीज। और दूसरा तरीका है स्टोरी सुनाने का, अनकम्फर्टेबल स्टोरीज, जो लोग सुनना नहीं चाहते। तो देन आई सेड नहीं, मैं अनकम्फर्टेबल स्टोरीज सुनाऊंगा। एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड मेकिंग दीज फिल्म्स। एंड कुछ ईश्वर की, माँ सरस्वती की कृपा थी कि वो कहानियाँ लोग सुनना चाहते थे और वो लोगों के दिल तक पहुँची, एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग, और सिलसिला बनता गया, कारवां बन गया। तो बॉलीवुड से अलग हटके मैंने एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री चालू कर ली अपनी। तो आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम नॉट बॉलीवुड। गवर्नमेंट चेंज हुई तो भी ये फिल्में बनाएंगे ऐसी आप? देखो ये सवाल गलत है, इसलिए गलत है कि मैंने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम 2010 में बनाई थी, तब तो ये सरकार नहीं थी। 2012 में मैंने अनाउंस किया था कि मैं ये ट्रिलॉजी बनाऊंगा, करेक्ट, 3 शेर जो है भारत के उसके ऊपर बनाऊंगा। तब तो कोई सरकार नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता ये था कि ये सरकार आएगी। अर्बन नक्सल्स बुक जो है वो तो बुद्धा इन ट्रैफिक जैम बनाने के बाद ही उस पर लिखना चालू किया उसको। अब ये संयोग था कि ये सरकार आ गई, चूँकि मेरी फिल्में ऐसे इशूज़ हैं जो हमारे सिविलाइजेशनल जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं, जो ट्रूथ
जो हैं जिनको किसी ने बताया नहीं। अब कश्मीर के बारे में, कश्मीर का इस सरकार से क्या लेना देना है, वो तो 1990 की घटना है। द बंगाल फाइल्स जो अब आ रही है, बंगाल फाइल्स तो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, उसका इस सरकार से क्या लेना देना। तब तो बीजेपी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। अभी कुछ संयोग ऐसा हो गया कि बीजेपी की जो थिंकिंग है जो उनकी, और ये जो फिल्म की थिंकिंग है, वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, करेक्ट। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम तो एंटी कम्युनिस्ट थी, और कांग्रेस भी उन लोगों से परेशान रही है, नक्सल से। नक्सल लोगों ने तो पूरी कांग्रेस के सारे विद्याचरण शुक्ला वगैरह सारे लीडर्स को गोलियों से मार डाला था। इंदिरा गांधी सबसे अधिक नक्सलिज्म से लड़ती रही, मनमोहन सिंह भी सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म से लड़ते रहे। तो फिल्म तो नक्सलिज्म के बारे में थी। करेक्ट। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये सरकार नहीं हुई, समझिए कोई और सरकार आ गई, और अगर मुझे मोपला फाइल्स बनानी है तो क्या मैं नहीं बनाऊंगा? क्यों नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल बनाऊंगा। फाइल्स लिखना जरूरी है क्या? नहीं, तभी वो चलती है। नहीं। जिसमें आपने फाइल्स नहीं डाली। इनफैक्ट अदर वे राउंड, लोगों ने उदयपुर फाइल्स बनाई लेकिन वो नहीं चली क्योंकि उन्होंने देखो, जो उदयपुर फाइल्स बनाई, मुझे फिल्म से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने एथिकली गलत काम किया। जैसे देखो क्या होता है, एक फिल्म का एक अनरिटन लॉ है, और लीगली भी है, कि एक फिल्म की जो ब्रांडिंग है, अब अगर गॉडफादर है, मैं कल को बता दूं माई गॉडफादर, अगर ऐसी फिल्म बना दूं तो उन नामों को नहीं रखा जाता है। तो वो उन्होंने गलत भी किया कि फाइल्स उन्हें नहीं रखना चाहिए था, कुछ भी और रखते। उससे क्या है कि अब वो फाइल्स लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने बनाई है, सब मुझसे बोलते हैं कि आपने बनाई है, लेकिन ये एक ट्रिलॉजी है। आप रीच आउट किए उनको कि मत लिखो फाइल्स? नहीं, मैं कभी किसी से कुछ नहीं बोल, मैं किसी की फ्री स्पीच में घुसता नहीं हूँ। देखो, ट्रिलॉजी जो है ये वर्ल्ड के बहुत कम डायरेक्टर्स ने बनाई है। हिंदुस्तान में सत्यजीत रे ने बनाई है, अप्पू जो सीरीज़ है उनकी। मेरा ऐसा ख्याल है मणिरत्नम साहब ने बनाई है, रोज़ा, दिल से एंड बॉम्बे, जो टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बनाई है। श्याम बेनेगल ने ट्रिलॉजी नहीं बनाई, क्वार्टेट बनाई है, उन्होंने 4 फिल्में बनाई बैक टू बैक। उसके अलावा मेरे को ख्याल नहीं है किसी ने बनाई हो। कहने को कह सकते हैं कि राम गोपाल वर्मा ने बनाई, क्योंकि उनने अंडरवर्ल्ड के ऊपर, लेकिन अनाउंस करके नहीं बनाई कि मैं ये ट्रिलॉजी। ठीक है। आई अनाउंस्ड इन 2012 कि मैं ये ट्रिलॉजी बनाऊंगा। ये भारत के जो 3 शेर हैं, ये शेर क्या है, मैं डेमोक्रेसी के ऊपर, इन तीनों शेर के ऊपर, एक एक शेर के ऊपर बनाऊंगा। करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई आई मेड दिस ट्रिलॉजी। तो फाइल्स इसलिए कि जब मैं 2012 में जब ये आइडिया आया था, तब इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था कि हर चीज़ डिजिटल हो गई हो, और भारत की जो सरकार थी वो फाइल्स पे काम करती थी। फाइलें दबा दो, आप देखो न्यूज़ में ही आता था, वो फाइलें दबा दी, वो सरकार बदल दी, फाइलें जला दी, साहब हमारी फ़ाइल आगे बढ़ा दीजिए। मैं इनकम टैक्स में जाता था, साहब हमारी फ़ाइल तो देख लो ना, उसका क्या है। तो फाइल वर्ड का मतलब था कि उसमें कुछ छुपी हुई चीज़ है ऐसी, ठीक है ना, कि वो फाइल जो है इसको आप खोल रहे हैं, तो उसको हम खोल रहे हैं, इसलिए वो फाइल्स हैं। तो इसको बनाने में कितनी रिसर्च लगी, कितना समय लगा आप लोगों को, कितना लिखने में कितना वक्त लगा? देखो, इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। हम लोग कश्मीर फाइल्स की शूटिंग करने जा रहे थे 17 मार्च 2020 को कश्मीर। तो परमिशंस बहुत लगती हैं वहाँ, तो होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। तो लॉकडाउन से आई थिंक 3-4 दिन पहले ही थे जी। तो हमको फ़ोन आया 16 तारीख की रात को कि देखिए हो सकता है कि सेक्शन 144 पूरी कंट्री में लग जाए, तो आप चाहें तो अभी ना जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ चले गए और तब फ्लाइट्स कैंसिल होनी चालू हो गई थी कई सारी। तो अगर कोई फ़्लाइट के थ्रू आ रहा था जी, अगर फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई तो आप लोग फंस जाएंगे, तो आप कुछ 8-10 दिन इसको पोस्टपोन कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। रातों रात हमने कैंसिल किया सारे के सारे टिकट्स, और फिर 20 तारीख को लॉकडाउन की न्यूज़ आ गई, है ना। 20 को शायद वो था एक्सपेरिमेंटल जो मोदी जी ने किया था। तो हमारी पूरी जो टीम थी, रिसर्च टीम, वो बैठ गई घर पे, कुछ काम करने को नहीं था, सब अपने अपने घर चले गए। तो पैसे तो दे ही रहे हैं उनको, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी है। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जो तीसरा शहर है इसके ऊपर रिसर्च काम चालू करते हैं। और वहाँ से वो काम चालू हुआ। तो हमारे लिए तो इतना बिजी पीरियड था लॉकडाउन, हम तो 24 घंटे जूम पे काम करते रहे, और फिर जुलाई के बाद तो ऑफिस में हमने आना चालू कर दिया, मास्क पहन के दूर बैठते थे, 10 फीट 20 फीट दूर। वहाँ से ये काम चालू हुआ, और इसकी भी एक जर्नी रही। रिसर्च कहीं से शुरू हुआ और होते होते यहाँ पे पहुँचा। इतना हमें पता था कि हम पार्टीशन के ऊपर फिल्म बनाएंगे। पार्टीशन का ट्रूथ अभी तक हिंदुस्तान में किसी फिल्म ने दिखाया नहीं है, एक भी फिल्म ने पार्टीशन की सच्चाई बताई नहीं है। रिसेंटली जो OTT पे रिलीज हुई है, आपको लगता है वो भी क्या, कौन सा, जैसे मुझे पता नहीं है, मैं OTT देखता नहीं हूँ। वो तो चलिए मैं जो बोलने जा रहा था, शिव 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 बोलना नहीं चाहिए, यानी इन्हीं लोगों के कारण प्रॉब्लम है, राइट। उसमें मैंने देखा है उसका एक एपिसोड। अब बोलने क्या वाले थे? नहीं, मैं चलिए छोड़ो, यानी गाली नहीं देने वाला था, पर मैं हिंदी का ऐसा शब्द बोलने वाला था कि उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अभी फिर लोग कहते कि, क्योंकि मुझे लगा कि वो लोगों को बुरा भी लगेगा और किसी काम के बारे में। लेकिन देखिए, अब उसमें डायरेक्ट एक्शन दे दिखाया है,
मैंने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि वो उनने एडवर्टाइज़ किया था कि डायरेक्ट एक्शन डे, और हमारी फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के ही ऊपर है। तो मैंने कहा भाई देखूं कहीं ऐसा तो नहीं उनने वो चीज़ बता दी जो हम बता रहे हैं, तो हम रोकें, कुछ करें, बदलें। ठीक है। यानी मैं बता नहीं सकता हूँ। एक होता है अज्ञान, यानी आपको एक चीज़ का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और एक होता है ज्ञान, और एक होता है ज्ञान प्राप्त धूर्तता। ठीक है। मतलब जब आपको पता है कि सत्य ये है, लिखा है किताबों में, मतलब बेसिक फंडामेंटल किताबों में लिखा है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जैसी किताबों में भी आप ये पढ़ सकते हैं। जिस तरह से उन्हें सोहरावर्दी को दिखाया, सोहरावर्दी को बुचर ऑफ बंगाल बोलते थे। जिस आदमी ने डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं के कत्ल के लिए छुट्टी दे दी थी 2 दिन पुलिस को और सबको, और कहा था इनको इतने मार दो। तुम्हें पता है कुछ डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में? पढ़ा है सर, पता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये था करेक्ट कि भाई इनको चाहिए था कलकत्ता। जी। Calcutta was the cultural capital of the world. Calcutta was the industrial capital of the world. It was the second most important city of the world. इनको चाहिए था और आपकी फिल्म में डायलॉग है लाइट हाउस ऑफ इंडिया, या बोला है आपने। और ठीक है। था ही, क्योंकि फ्रांस के अलावा रेनेसांस अगर कहीं हुआ है तो वहीं हुआ है। आज आप जितना वेदांता देखते हैं वो वहीं से चालू हुआ। रामकृष्ण और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अगर नहीं गए होते अमेरिका तो आज पूरे वर्ल्ड में वेदांतिक मूवमेंट ही नहीं होता। वहाँ पे आप साइंस हो, आर्ट हो, कल्चर हो, म्यूजिक हो, बॉटनी हो, कोई भी ऐसी चीज़ उठा लो, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट जो आज चलता है पूरे वर्ल्ड में, वो वहीं से हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, नेशनलिज्म, जिस नेशनलिज्म की आज सारी बात करते हैं, जिसके ऊपर बीजेपी की सारी 2014 और बाकी विक्ट्रीज़ हैं, वो सारा नेशनलिज्म कहाँ से चालू हुआ है? वो सारा वहीं का है। वंदे मातरम वहीं से है, जनगण मन वहीं से है। तो वो जो रेनेसांस हुआ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द पीपल केम फ्रॉम देयर। पूरे आज़ाद हिंद फौज वहीं से निकली है। पूरी म्यूटिनी, जो नेवल म्यूटिनी है उसका, जिसके कारण आज़ादी मिली अल्टीमेटली, वन ऑफ द मेन रीजंस, उसकी आधारशिला वहीं पर रखी गई है। तो बड़ी पावन भूमि है बंगाल। ठीक है। तो इनको चाहिए था कलकत्ता, पूरा बंगाल चाहते थे, पर इनको समझ में आ गया कई सारे बंगाल के एरियाज में तो हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में, कलकत्ता में मार्जिनल डिफरेंस था। तो इनने ये प्लान बनाया कि डायरेक्ट एक्शन डे में इतने हिंदुओं को मार दो कि वो इक्वेशन जो है डेमोग्राफी का चेंज हो जाए, और डेमोग्राफी में मुस्लिम ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा परसेंटेज का फ़र्क नहीं था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और वो ज़्यादा हो जाए तो इतना कत्लेआम कर दो। ये तो ओपनली उसने स्पीच दी है अपनी कि भाई आज रमज़ान का 8वां दिन है। 8वां दिन बैटल ऑफ बद्र को कहते हैं, जब 313 लोगों ने बुत परस्त लोगों को मारा था, और वहीं से इस्लाम की जीत हुई सबसे बड़ी। तो इसने ये ऐलान किया सोहरावर्दी ने कि 2 दिन मैंने पुलिस को बोल दिया कि पुलिस कुछ करेगी नहीं, और खुद जाके पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ गया। पुलिस की गाड़ियों में तलवारें और गन सब जाने लगी। मुस्लिम लीग के जो गार्ड, मतलब यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो भर भर के पूरे बंगाल से सारी जगह से वो लोग आए, और बंदूकें, बम दुनिया भर का लेके 2 दिन में कितना कत्लेआम हुआ, ये अगर आप चाहें तो इस शो में डाल सकते हैं फोटो। पूरे कलकत्ता में कंकाल भरे हुए हैं हिंदुओं के, और उनको चील और गिद्ध खा रहे हैं। मैंने अपनी फिल्म में रिक्रिएट किया, ट्रेलर में भी हमने दिखाया है। ये तो बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स, सब पेपरों ने लिखा है कि महीनों तक जो है मुर्दों की गंध कलकत्ता में भर गई थी, और पूरा आकाश काला हो गया था। अब सवाल ये, क्यों ये गंध भर गई थी? कि जो लोग चिताएं जलाते हैं उन तक को मार डाला था, तो कोई चिताएं जलाने वाला नहीं बचा था। सफाई करने वाले लोग नहीं बचे थे, उन तक को मार डाला था। वो तो बाद में फिर गोपाल मुखर्जी और ऐसे लोगों ने मिलके रिटेलिएट किया, और जब इन लोगों ने यूनाइट होकर रिटेलिएट किया तो फिर सोहरावर्दी को हार मांगनी पड़ी, और 4 दिन के बाद डायरेक्ट एक्शन डे रोकना पड़ा। और कलकत्ता की हार का बदला लेने के लिए फिर नोआखली में जेनोसाइड हुआ, जहाँ गांधी जी 6 महीने रहे, और भारत जब आज़ाद हुआ गांधी जी वहीं थे। और अल्टीमेटली गांधी जी जो इतनी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, उनको पब्लिकली एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि हिंदूज प्लीज़ रन अवे फ्रॉम नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, और ये मैंने अपनी फिल्म में ओरिजिनल हेडलाइन न्यूयॉर्क टाइम्स की दिखाई है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो गांधी जी तक को ये बोलना पड़ा, इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ है। तो हमारा जो पार्टीशन है वो इतना खून से भरा हुआ है। मैं एक सेकंड बताऊँ ये फिल्म मैंने क्यों बनाई है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बस इसके बाद मैं कम बोलूँगा। मैं एक सवाल तुमसे ये पूछता हूँ, मुझे ये बताओ 5-7 हज़ार साल की जो मानवता की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए कंटिन्यूसली परसिक्यूट मतलब प्रताड़ित हुई है, और एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाई गई है, और जिसके सारे राइट्स छीन लिए गए?
और सबसे ज़्यादा जिसके कल्चर सिविलाइजेशन को तोड़ा गया मोड़ा गया, कौन सी कम्युनिटी है वो? सनातन धर्म, हिंदू कम्युनिटी। सनातन धर्म नहीं, हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, हिंदू कम्युनिटी है ना। सनातन धर्म में तो फिर वैदिक पीरियड भी आ जाए। ठीक है। हिंदू कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा, करेक्ट। तुम्हें कोई भी ऐसा जीव यहूदी बच्चा मिलेगा दुनिया में, कल्पना कर सकते हो, जिसको होलोकॉस्ट के बारे में ना पता हो? क्या तुमको एक भी ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा पूरे विश्व में जिसको स्लेवरी के बारे में ना पता हो? क्या ऐसा एक भी जैपनीज बच्चा मिलेगा जिसको एटम बॉम्बिंग जो हुई थी उनके ऊपर, उसके बारे में ना पता हो? कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसको अपनी प्रताड़ना और दर्द की जो हिस्ट्री है पता ना हो? लेकिन भारत के किसी बच्चे को ये बात नहीं पता है कि वी आर द ओनली कम्युनिटी विच हैज़ बीन परसिक्यूटेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हमारे पार्टीशन, डायरेक्ट एक्शन डे आइडिया शुरू हुआ था, मैं 2019 में गया था भाषण देने वहाँ कलकत्ता में, नेशनल म्यूजियम में 3-4 हज़ार लोग खचाखच भरे हुए थे यंग लोगों से। मैंने वो जब डायरेक्ट एक्शन डे, मैंने कहा अच्छा डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते हैं? यकीन नहीं करेंगे आप रौनक, बहुत कम हाथ उठे। अच्छा। वहाँ के नहीं पता है, नहीं पता है। हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था। अगर डायरेक्ट एक्शन डे नहीं होता तो भारत का पार्टीशन नहीं हुआ होता। इतना कत्लेआम हुआ कि थक के परेशान होकर लोगों ने कहा अच्छा जो भी है नुकसान जो हो हटाओ, अलग खत्म करो इसको। कांग्रेस का इसमें आपको लगता है वो रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, बिल्कुल रोक सकते थे। आपने दिखाया फिल्म में इसको किसी तरीके से? अब फिल्म देखिएगा तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं जो जनरली इस देश में बोली नहीं पर जाती हैं। फैक्चुअली वो सारी चीजें हैं, वेल रिसर्च्ड हैं। तो उस पे आपने रिसर्च के ऊपर पूछा था, तो मैंने 20 मार्च को रिसर्च चालू किया था इसका 2020 में, राइट। और अभी 2025 सितंबर में ये फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसी कोई किताब नहीं होगी, लेफ्ट की हो, राइट की हो, वेस्ट की हो, इंडियन हो, रूढ़िवादी लोगों की हो, रेडिकल लोगों की हो, लिबरल लोगों की हो, जो हमारे ऑफिस में नहीं है और जो मैंने नहीं, हमारी सारी रिसर्च टीम ने पूरी ना पढ़ी हो। जी। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहिए, इस फिल्म के रिसर्च की जो समरी है वो 18,000 पेजेस की है। 18,000 पेजेस ऑन कंप्यूटर्स, सिर्फ समरी। उसमें सब है, फोटो वोटो सब कुछ है। मैंने CBFC यानी सेंसर बोर्ड को उसकी समरी बना के जो किताब दी, मैं लाता अगर आपको, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, वो ही इतनी मोटी है, करेक्ट। ग्रंथ है वो अपने आप में। तो बहुत शिद्दत से बनाई है। और मैं तो जब नाम ले रहे हैं लोगों का, तो और मैं दुनिया के किसी भी हिस्टोरियन को, किसी भी इंटेलेक्चुअल को, किसी भी मीडिया वाले को, कोई भी जो अपने को अथॉरिटी समझता है, ये बकवास करने वाले नहीं है, ट्विटर और व्हाट्सएप वाले नहीं, जो आदमी ने इस पर शोध किया है, काम किया है, मैं उनको बड़े प्रेम पूर्वक और विनम्रता के साथ चैलेंज कर सकता हूँ कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ जाइए। इस फिल्म का एक एक शॉट, एक एक शब्द, एक शब्द, कॉमा भी और फुल स्टॉप भी, शॉट, फुल स्टॉप और कॉमा के साथ एक एक डायलॉग और शब्द जो पास्ट का दिखाया है, अगर कोई बोल दे कि इसमें इतना भी गलत है तो मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। आई लोन इट। बट आपने जूस की बात की, आपने अफ्रीकन्स की बात की। यहाँ की सोसाइटी में जनरली कोई भी ऐसी बात अगर आप कहते हैं जिससे डिवाइड पैदा हो, भले वो सच क्यों ना हो, अक्सर लोग कहते हैं कि फिर आप क्यों कर रहे हो, उससे तो डिवाइड पैदा होगा। ये हमारी मानसिकता जो है वो गुलामों जैसी हो गई है। इतने 1200 साल गुलामी करने के बाद जब आपके पास राइट्स ना हो, भारत एकमात्र ऐसा विश्व में देश है और हिंदू एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसको माइनॉरिटी ने रूल किया है, जिसको माइनॉरिटी ने प्रताड़ित किया है। ब्लैक्स अमेरिका में या वेस्ट में माइनॉरिटी में थे, ज्यूज माइनॉरिटी में थे, इसलिए उनको परसिक्यूट किया गया। वेस्ट का बिलीफ है रौनक कि जो मेजॉरिटी में वही ऑप्रेसर है, क्योंकि कम्युनिस्ट एक लेफ्टिस्ट थिंकिंग वर्ल्ड वॉर के बाद आई है कि जो मेजॉरिटी में वो ऑप्रेसर होगा और जो माइनॉरिटी में वो ऑप्रेस्ड होगा। इसीलिए देखिए हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा वेस्ट लिखता है कि यहाँ तो मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड हैं, जबकि ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हम तो, हमारा देश था, हिंदुओं का एकमात्र राष्ट्र था, एक संपन्न राष्ट्र था, वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री थी। हमको तो चंद इस्लामिक इन्वेडर्स आए, तुर्की से आए, समरकंद से आए, बुखारा से आए, उसके बाद मुगल इन्वेडर्स आए, वो तो चंद ही आए थे ना भाई, एक सेना कितनी बड़ी रही होगी, राइट। उन लोगों ने हमको रूल किया, कोई राइट्स नहीं थे। जब चाहते थे किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी की बहू बेटी उठा के ले गए, किसी को रेप कर दिया, किसी का सामान उठा के ले गए, किसी का घर उठा लिया, कोई मंदिर तोड़ दिया। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने जगह जगह लिख दिया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड।
कलकत्ता से मैं लेके आया ओरिजिनल पड़ी हुई एंटीक जो जंग लगी हुई डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अपनी फिल्म में मैंने उसको पॉलिश करके, क्योंकि पीरियड दिखा रहे थे, उसको यूज़ किया है। सेम ही यूज़ किया। सेम मेरा पोजेशन है वो। मैं कलेक्ट करता हूँ चीज़ें, तो मेरा पोजेशन रहेगा ज़िंदगी भर। बहुत प्यारी चीज़ है वो। ये याद मैं अपने ऑफिस में भी लगाऊंगा। ये याद दिलाती रहेगी लोगों को कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई। अच्छा, अब देखो, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, उसमें भी हायरार्की बना दी। डॉग्स पहले, इंडियंस बाद में। आप क्या लिखना चाहिए? इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, है ना? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। 1200 साल हमने गुलामी की है। उसका नतीजा मैं बताता हूँ। एक कलेक्टिव साइकोलॉजी हमारी क्या हो गई, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या हो गई। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले कौन से वर्ड्स हैं, ये मैंने एक रिसर्च किया। मालिक, अच्छा, साहब, आप बड़े लोग हैं, माई बाप। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोग यही जुबान बोलते हैं। हमारी कौन सुनेगा? जाएं तो जाएं कहाँ? आइए हमारे गरीब खाने में। रईस आदमी भी होता है, कहता आइए हमारे गरीब खाने में, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था उसके पास पैसे हैं। वो बताना नहीं चाहता था कि उसके पास घर में बेटियां हैं। राइट? ये हमारी एक साइकोलॉजी बन गई है। इसलिए हम कहते हैं इन इश्यूज को बात नहीं, अरे नहीं यार, हिंदू मुस्लिम बात नहीं करो, हमें आके मार डालेंगे। क्योंकि कोई भी कहता था यार ये मुस्लिम लोग तो देखो हमारी बहू के साथ ऐसे नज़र से देख रहे थे, उठा दो, मार दो उसको। ये हिंदुओं की साइकोलॉजी बन गई है कि यार ये बात मत करो, ये गलत है। देखो बेटा, अरे छोड़ो ना। घरों में मिडिल क्लास में क्या बोलते हैं? अरे बेटा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो नज़र इधर करके चले जाना। मैं एक ऐसी आपको, मैं साइकोलॉजी मैं सिर्फ साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता हूँ। कलेक्टिव साइकोलॉजी इंडिया की मिडिल क्लास की क्या है? जैसे ही बेटी 13-14 साल की होती है, उसे क्या बोलते हैं? कंधे झुका के चलो। ये माएँ और बेटियां समझेंगी जो मैं बोल रहा हूँ। चुन्नी ऊपर करो। कोई बाहर वाला आता है, कहते चुन्नी ऊपर करो। ऐसे नहीं बैठते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लड़कियों को क्या बोलते हैं? कॉलेज जा रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, और ख्याल रखना कोई लन फन में नहीं पड़ना है तुमको। कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चुपचाप आंख बंद करके चले आओ। अरे पिताजी हमको उसने ऐसी गाली दे दी। हाँ तो तुम्हारा क्या चला गया, गाली दी है, मत लो। इस तरह की हम उसको एक आइडियलिज्म में ले जाते हैं उसको। ज्यूज़ तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते, ब्लैक्स तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते। अमेरिका में लड़की जब 13-14 साल की होती है तो उसको सबसे पहले सिखाते हैं शोल्डर्स अप। इसलिए वेस्ट में देखिए आप कैसे चलती हैं लड़कियां और हमारे यहाँ कैसे चलती हैं। हर आदमी थोड़ा झुकता है। कोई आता है ज़रा सा भी आपसे ओहदे में बड़ा होगा, ऐसे झुक जाते हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, आप कहीं भी जाइए, आप चाय भी लेने जाएंगे तो झुक जाएगा, आपको मालिक बोलेगा। वो भी तो भारत का, वी द पीपल ऑफ भारत में क्या वो शामिल नहीं है? क्या वी द पीपल ऑफ भारत में लिखा हुआ है कि पैंट शर्ट पहनने वाले जो लोग हैं वो किसी को गाली दे सकते हैं और सामने वाला भी यही करता रहे? और हम और तुम भी, हम और तुम जैसे एम्पावर्ड लोग भी, जब कोई मंत्री आता है ऐसे खड़े हो जाते हैं। करेक्ट? कोई ताकत, कलेक्टर साहब आते हैं, अरे कलेक्टर साहब आ गए। किसी भी ऑफिस में जाइए आप, एकदम यूँ खड़े हो जाएंगे। कोई पैसा वाला आएगा, उसके पीछे देखो लोग कैसे ऐसे स्माइल करते करते घूमते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी हो गई है। हमने इक्वालिटी को ख़त्म ही कर दिया है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम की बात करने से लोग डरते हैं, और इसीलिए मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, ताकि भारत की जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, उनको पता चले कि ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है, जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कंधे झुके रहेंगे, तब तक हम वीक सोसाइटी बने रहेंगे, और तब तक कम्युनल वायलेंस चलती रहेगी, तब तक हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहेंगे। जिस दिन आपको समझ में आएगा नहीं साहब, ये 1200 साल हमने ये प्रताड़ना सही है, और पार्टीशन भारत का कम्युनल वायलेंस के कारण हुआ था, उस दिन इस देश के अंदर कम्युनल वायलेंस होनी बंद हो जाएगी, कम्युनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी। और इस उद्देश्य से मैंने ये फिल्म बनाई है। और अमेरिका में मैंने 12 शोज़ किए हैं। सिर्फ जेनजी और यंग बच्चों को मैंने बुलवाया, बहुत बुलाया, बढ़ते गए। शुरू में तो आए नहीं, पहले 1-2 शो में, कौन देखेगा ऐसी फिल्म। फिर माँ बाप ने बोला, कुछ ने किसी को बोला, करते करते बढ़ता गया। आखिर में तो सिर्फ यंग लोग आते थे। एवरी सिंगल चाइल्ड वॉज मूव्ड बाई सीइंग दिस। आपको ये लगता है ये हमने खोया है, ओ माई गॉड, और ये हमको बचाना है। तो ये फिल्म ना पास्ट के बारे में तो बताती है, पर फ्यूचर के बारे में भी एक विजन देती है और एक वार्निंग देती है। द बंगाल फाइल्स। अब मैं कम बोलूँगा, नहीं मेरा पैशन है। देखो ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अंदर से, आत्मा से बनाया। मैंने बोला ही नहीं आपको कुछ। नहीं, मुझे अच्छा लगा तुमने बोला नहीं, क्योंकि जनरली लोग टोकते बहुत हैं आजकल ना। नहीं सर, हम उस मीडिया का हिस्सा नहीं है ना। सो गोपाल पाठक के बारे में बताइए, उनकी क्या भूमिका थी, क्या रोल था उनका? देखिए गोपाल मुखर्जी, जो उनने खुद बोला है अपने इंटरव्यूज़ में,
और जो उनके पोते हैं उनने जो इंटरव्यूज़ में बोला है और जो जनरली उनके बारे में लोग बोलते हैं, उनके बारे में जो भी लिखा गया था वो चैप्टर्स फाड़ के फेंक दिए गए, जला दिए गए। अच्छा। हाँ, जब सरकार आई तो उसने उनके ऊपर ऐसा लांछन, कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके बाद कम्युनिस्ट लोगों ने बहुत हार्म किया इंडिया के नैरेटिव को। आप भी पहले कभी इन्फ्लुएंस थे कम्युनिस्ट? मैं खुद ही था, मैं तो कम्युनिस्ट से भी आगे था, नक्सल था मैं, कम्युनिस्ट को मैं एक डबल प्रमोशन हो गया छठवीं से सीधे 8वीं में पहुंच गया। तो क्या रियलाइजेशन कैसे हुआ आपको? देखो, जवानी में थोड़ा सा रिबेलियस होना भी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर थोड़े लेफ्टिस्ट थिंकिंग के होते हैं यंग बच्चे लोग, थोड़ा सा रिबेलियस होना चाहिए। अगर पैदा होते ही साथ आप बोल दो हाँ भगवान है, तो फिर भगवान जिस दिन पाओगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर तुम तो ऐसी बस घंटी बजाते रह जाओगे। लेकिन जब तुम कहते हो नहीं भगवान कुछ नहीं होता, है ही नहीं, ये सही नहीं है, सब गलत है, बड़े बूढ़े जो बोलते हैं सब गलत है, ये देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और उसके बाद जब तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं उम्र के साथ साथ, जब तुम्हारे संघर्ष करते हो अपना, एक तुम्हें समझ में आता है कि भाई जिस चीज़ को मैं पकड़ रहा हूँ वो रस्सी नहीं सांप है, या सांप नहीं रस्सी है, जब हिंदू वेदांता फिलॉसफी है ना, रस्सी और उसके बीच में। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, तब तुम्हें अपनी इग्नोरेंस जो है समझ में आती है और तुम वैल्यू समझते हो नॉलेज की। लेकिन अगर तुम्हें शुरू से ही ये पता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो तुम ज़िंदगी में कभी कुछ डिस्कवर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं लेफ्टिस्ट हो जाओ, लेकिन नचिकेत ने भी तो जाके, बच्चा था उसने भी तो जाके यमराज से सवाल पूछे थे, और ऐसे सवाल पूछे थे कि हिल के रह गए। और वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना तो हमारी परंपरा है, मंडन मिश्रा और उनके बीच में, शंकराचार्य के बीच में चलती रही इतने दिनों तक, तो वो तो अच्छी बात है। इतने बड़े डिसाइपल होने के बाद भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सीधे मानी नहीं, डायलॉग किया, बातें की, सवाल ही पूछे, डाउट्स क्लियर की। हाँ, और मुझे तो कौन सा टाइम था जब आपको लगा बस हो गया अब? यार ये मैं एक्चुअली जब मैं अमेरिका गया, हाँ, तब मेरे को समझ में आया कि जिन चीज़ों को मैं गलत समझता था इस देश के बारे में, शायद वही हमारी पूंजी है, वही हमारी ताकत है। तो वो क्या बताते हैं लेफ्टिस्ट की, कौन सी चीज़ें गलत है? पैसा गलत है? नहीं, लेफ्टिस्ट का क्या है कि देखो इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली और सोसाइटी है, हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली और सोसाइटी है, उसको तोड़े बिना उनकी आइडियोलॉजी वर्क नहीं कर सकती, राइट। हम कहते हैं बड़े भैया ने कहा है तो हमें ही करना है, अरे यार वो दोस्त है यार, उसके लिए तो जान देनी ठीक है, है, पिताजी ने बोला इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे घर की परंपरा, फैमिली वैल्यूज होती हैं। हाँ, वो कहते हैं नहीं, इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करो, तुम हो, तुम्हारा विचार है, पिताजी से कोई लेना देना नहीं है, भाई से कोई लेना देना नहीं, तुम सोसाइटी से अलग हो, तुम इंडिविजुअल हो, करेक्ट। तभी वो हर समय कुछ भी होता है उनके पास, जब कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं बचता तो वो जात पात पे उतर आते हैं और धर्म पे उतर आते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम चल रहा है भारत में, हाँ चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? 1200 साल आपने इस देश को बर्बाद किया। किसने बर्बाद किया? जो भी लोग आए हम पे, आतंक जिनने हम पे फैलाया, ब्रिटिशर्स। तो अभी उसका क्या करेंगे फिर? नहीं, अरे भाई उसी के कारण पार्टीशन हुआ, वो जो एक जख्म है। देखो कश्मीर फाइल्स, इसका मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव बताता हूँ, ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है। अगर आपको कोई ट्रॉमा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है समझो, और तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, व्हेन यू सिट ऑन द काउच, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग ही डज? मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट थिंग ही डज इज ही एक्नॉलेजेस दैट यस यू हैव अ प्रॉब्लम। आप एक्नॉलेज ही नहीं करो कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही कोई बच्चा बोले पिताजी क्यों बेटा तुम एग्जाम में क्यों फेल हो रहे हो, हाँ, बच्चा बोले पिताजी क्या है ना कि मैं मेरे को पेट खराब, एक झापड़ मार दो, चुप, तुम नालायक हो, मूर्ख हो, पढ़ाई करो। अगर आप हर समय किसी को अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस ही नहीं करने देंगे, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी व्यथा अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं करने देंगे, जो देखिए भारत में काफ़ी वक्त तक महिलाओं के साथ था, उनको अपनी व्यथा, अपनी वेदना एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता था, करेक्ट। तो क्या होता है, फिर वही जख्म नासूर बन जाता है, फिर वो आपकी जीवन शैली बन जाता है, करेक्ट। तो हुआ क्या कि जब हमें आज़ादी के बाद हमको मौका ही नहीं मिला एक्सप्रेस करने का कि हमने क्या खोया है, हमें क्या दर्द है। एक वॉर अनाउंस किया मुस्लिम लीग ने कि हम बोला कि हम आपसे पाकिस्तान छीन लेंगे। 5, 7, 8, 10 हज़ार, जितने साल, मैं नंबर में नहीं फंसना चाहता हूं, हजारों साल पुराना एक सभ्यता है जो कि ज्ञान का केंद्र है विश्व का, जी, जहां से इतनी बड़ा दर्शन निकला जो विश्व में आज तक कोई उसको इक्वल नहीं कर पाया। दर्शन के लेवल पे तो भारत का मुकाबला वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, इसी से तो प्रेरित हुए लोग।
अब आपने उसको खंडित और ये कर दिया, आप उसने कहा कि हम यहाँ से आपसे छीन लेंगे, और उसने भारत के जो एक सबसे अच्छे इलाके थे उनको आपसे छीन लिया और लाखों लोगों को मारा उसके चक्कर में, लाखों लोगों को मारा गया। आज़ादी के बाद बोलने का मौका ही नहीं मिला कि हमें हमारा शत्रु कौन है, किसने हमको मारा है। और वो चैप्टर्स आप कह रहे हैं गोपाल मुखर्जी के डिलीट कर दिए गए। हाँ, और तमाम किए गए। राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का नोआखली से एक अकेला आदमी लड़ता रहा। इन दोनों जी, इनके बारे में अगर बताएं आप थोड़ा सा। तो क्या हुआ, जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो 2 दिन तक तो ऐसा कत्लेआम हुआ रौनक कि लाशें बिछ गई, खून बिछ गया। हमारी फिल्म आप देखेंगे आपको समझ में आएगा जी। गोपाल मुखर्जी ने तब कहा कि यार हम लोग बटे हुए हैं, लोगों को जोड़ा जाए। उन्होंने बोला भाई मारवाड़ियों से पैसा इकट्ठा किया जाए, तो लोग उसने हिंदू कम्युनिटीज़ को जोड़ा। जी, करेक्ट। और जब हम लोगों ने रिटेलिएट किया तो फिर अल्टीमेटली सोहरावर्दी ने हार मानी अपनी और उसको रोका। उनको जिन्ना से इंस्ट्रक्शंस थे। किसको? सोहरावर्दी। हाँ। सोहरावर्दी तो उसका लेफ्ट हैंड ही मैन था ना। जिन्ना ने अनाउंस किया था डायरेक्ट एक्शन डे। करेक्ट। सोहरावर्दी ने उसको कन्वर्ट किया इनटू डायरेक्ट एक्शन डे तक, उसको बोलते हैं वायलेंट बनाया उसको। उसका नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे का कलकत्ता में नाम है, जो वेस्ट ने दिया था, इंडिया ने नहीं। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, इट्स कॉल्ड ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। वर्ल्ड के इतिहास में इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा नरसंहार, जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, और कोई दूसरा एग्जाम्पल। क्या वहाँ के लोग तैयार थे, वहाँ के मुसलमान रेडी थे क्या ये करने के लिए? हाँ, सब रेडी थे। पैम्फलेट छपे हुए हैं भाई, हिस्टोरिकल। अभी आप चले जाइए ट्विटर में, मेरे टाइमलाइन में लोग डाल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग डाल रहे हैं, हमने भी डाले। छोटे बच्चों को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया चौराहे पे यार, उठा के। पैम्फलेट्स तैयार थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आर्म्स बढ़ चुके थे, बम बढ़ चुके थे, सब बैकग्राउंड में तैयारियां हो गई थी। दुकानों पे क्रॉस के जैसे ज्यूस के साथ हुआ था, मार्क्स लग गए थे, इन घरों को जलाना है, इन लोगों को मारना है, सारा का सारा। और एकदम से सारी फोर्स आई और उसने, हिंदूज प्रिपेयर्ड नहीं थे। हिंदूज इसलिए नहीं प्रिपेयर्ड थे क्योंकि वही एक गुलामी की परंपरा थी कि ठीक है सब राम भरोसे चल रहा था, ठीक है ये हो जाएगा, देख लेंगे, घर में बच्चों को वैल्यूज़ दे दो, नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है। अरे पिताजी सुना है कि ये मुस्लिम लीग तैयारी कर रही है हमको मारने की, तो ऐसी खबरें मत सुना करो, चुप रहो, चलो पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ो। वो पढ़ने लगा लड़का, और यहाँ ये इनके लड़के जो थे वो तलवारें और बंदूकें लेके मारने आ गए। बहुत बहुत दर्दनाक इतिहास है। लेकिन जब उस दर्द को इस फिल्म के बाद बंगाली लोग देख रहे हैं, और ये बंगाल की फिल्म, नाम बंगाल फाइल्स पर है तो हम सबकी, ठीक है, भारत की कहानी, मैं सच बता रहा हूँ, लोग मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, बुढ़ी बुढ़ी औरतों ने मुझसे बोला ये फिल्म देखने के बाद कि बेटा नाउ वी विल हील, जिनके साथ हुआ है। सो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रॉमा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। गोपाल मुखर्जी के बारे में आप बता रहे थे। बताया मैंने आपको। तो दैट वाज, ही वाज द हीरो, और उनका जो चैप्टर है वो पूरा ये कम्युनिस्ट लोगों ने ख़त्म करवा दिया। इस फिल्म में काफ़ी दिखाया है उसको आपने। बिल्कुल। जो देखो, मैंने अपना कोई कल्पना नहीं करी है, जो उनका इंटरव्यू है, जो उन्होंने जो बोला है, उसी पे आधारित, उसी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर दिखाया गया है। ठीक है। और जो उनके मिलते हैं संदर्भ और भी मिलते हैं। अब उनको गुंडा बोल दिया, ठीक है, इन लोगों ने बोल दिया गुंडा था, ये कम्युनिस्ट लोगों ने और बाकी लोगों ने। अभी कल भी ममता बनर्जी ने बोला है, ठीक है, मैंने ममता बनर्जी ने अभी कल नहीं, मतलब कभी उनके लोग जो हैं टीएमसी के, वो लोग बोलते रहते हैं ये सब। चलिए मैं मान लेता हूँ, पर एक बात बताइए, अगर मोहल्ले की लड़कियां हैं, उनको एक गुंडा भी अगर बचाता है कि कोई और उनकी आबरू पे या उनकी इज्जत पे हाथ ना डाले, तो मैं तो उसको हीरो मानता हूँ। उसकी गुंडागर्दी की बात बाद में की जाएगी, लेकिन उसने मेरी बेटी, मेरी बहू की जान बचाई, मुझे इस बात का तो एक्नॉलेज करना चाहिए। इनने अच्छाई को भी छुपा दिया, ये प्रॉब्लम है सर। कांग्रेस का क्या रोल था, कैसे दिखाया आपने उसको? चलो फिल्म में तो देख लेंगे, बट एक सीन में दिखाया है कि अनुपम जी जो गांधी जी बने हैं वो सर पीटते हैं, तो क्या, कब, क्यों सर पीट रहे हैं? वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, इसलिए हो गया, या वो कंट्रोल नहीं कर पाए, या? गांधी जी का तो ये हो गया था कि गांधी जी खुद ही कहते थे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बात कौन सुनता है। गांधी जी की बात कोई सुनता ही नहीं था कांग्रेस में। ये तो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, गांधी जी की मौत के बाद उसको यूज़ किया, उसको अप्रोप्रिएट किया दिखाने के लिए, जैसे गांधी जी का बहुत सुनते थे और रोल था। भारत का पार्टीशन का डिसीजन, आप हतप्रभ हो जाएंगे सुन के रौनक। भारत के पार्टीशन का डिसीजन 8 लोगों ने इससे भी छोटी टेबल पे बैठ के लिया था, भारत के लोगों ने नहीं लिया था, राइट। उसने, माउंटबेटन ने बोला आज रात को 12 बजे तक आप डिसाइड करके बताओ नेहरू और जिन्ना को कि नहीं तो फिर हम, अगर आप आज ही डिसाइड कर दोगे कि पाकिस्तान बनेगा
उसने बोला पाकिस्तान बनाना नेसेसिटी है, अगर बनेगा, अगर आज ही डिसाइड करके 12 बजे तक बताओगे तो हम 15 अगस्त 1947 को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर 48 और 50 जब भी जो प्रोग्राम है वो करेंगे। करेक्ट? तो जिन्ना ने बोला 12 तक का भी क्यों वेट कर रहे हैं, 11 बजे ही बता दूंगा मैं आपको। राइट? 10 हफ्ते के अंदर भारत का पार्टीशन हुआ है, 10 हफ्ते, इतने बड़े राष्ट्र का 10 हफ्ते, ओनली 10। गांधी जी को तो अगले दिन बताया गया, और जिस दिन गांधी जी को बताया गया, मेरे ख्याल से 2 जून को शायद इन लोगों ने डिसाइड किया, 3 जून को गांधी जी को दिल्ली बुलाया, माउंटबेटन ने बताया, नोआखली से आए, वो नोआखली में थे कत्लेआम। तो गांधी जी का मौन व्रत था उस दिन, तो उंगली रख के मुंह पे चढ़े सीढ़ियां, और जब गए एक शब्द नहीं बोला। गांधी जी ने 5 चिट्स में बस अपनी बातें लिखी। कांग्रेस, गांधी जी को तो पता ही नहीं था कि पार्टीशन हो गया इंडिया का, और उनको तो बाद में पता चला। भारत की जो कांग्रेस थी उस वक्त की, गांधी जी को किनारे कर दिया था। गांधी जी इन्वॉल्व भी नहीं थे पॉलिटिक्स में उस वक्त, कोई सुनता ही नहीं था उनकी बातें, लोग रोने जाते थे उनके पास, कोई सुनता नहीं था। ये कांग्रेस की हालत थी। करेक्ट? ठीक है, कांग्रेस का योग बिल्कुल आप उसको अलग नहीं कर सकते, कांग्रेस का 100% योगदान है, लेकिन कांग्रेस का देश को नुकसान पहुंचाने में, पार्टीशन भारत का जो हुआ, उसके पीछे कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जिस वेब सीरीज़ की हमने अभी बात की थी, नाम क्यों लें उसका, उसमें बार बार ये दिखाया है कि सरदार पटेल बहुत मजबूर थे और नेहरू जी बहुत मजबूत थे। नेहरू जी को क्लैरिटी थी कि क्या होना है, और सरदार पटेल की कोई सुन नहीं रहा है, और ऑफ कोर्स गांधी जी उतना ज़्यादा सीन में थे नहीं। तो इस वाले एलिमेंट को कितना लिया गया है, या सिर्फ और सिर्फ बंगाल के उस यानी डायरेक्ट एक्शन पे कोई लिया गया? उसमें नेहरू के एस्पेक्ट में घुसा ही नहीं मैं। ठीक है। वो अपने, तो हमने शूट किया, ऐसा नहीं है। ठीक है। हमने कई सीन शूट किए हैं, फिर बाद में डिलीट कर दिए। अच्छा। हाँ, वो कभी, क्योंकि नेहरू अपने आप में एक फिल्म है। नेहरू से रिलेटेड फ्रीडम की जो कहानी है वो अपने आप में एक है। जैसे हमने शूट कई सारे सीन किए थे बिहार में, जब हुआ तो नेहरू जी ने बोला कि बिफोर हिंदूज किल एनी मुस्लिम दे हैव टू किल मी। और उसके बाद नेहरू जी ने डिसाइड किया बॉम्बिंग करने का बिहार में, ओके, प्लेन से। वो तो फिर कृपलानी वगैरह बीच में घुस गए, उन लोगों ने रुकवा दिया उसको। दैट्स व्हाट ही डिसाइडेड। तो नेहरू जी का हमने शूट करके सब डिलीट कर दिया है। डिलीट मतलब किनारे रख दिया है। अगला चैप्टर जब करेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। शूटिंग में क्या चैलेंजेस है सर, कैसे बनाई फिल्म को आपने? देखो, सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि ये फिल्म कायदे से बंगाल में शूट होनी चाहिए थी, लेकिन बंगाल में मैं नहीं कर सकता हूँ शूट, तो अलाउड नहीं है, जो भी है अनऑफिशियली तो अलाउड नहीं है। तो हमने पूरा का पूरा पुराना कलकत्ता और नोआखली, राष्ट्रपति भवन तो अब मिलता नहीं है शूटिंग के लिए, ये सब हमने बम्बई में क्रिएट किया। अच्छा। पूरा का पूरा रिक्रिएट किया, और ये फिल्म अपने आप में एक सिनेमैटिक वंडर है। राइट? और अभी जितने लोगों ने फिल्म देखी, एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि कलकत्ता में शूट नहीं हुई है। और उसका सारा क्रेडिट जाता है 2 लोगों को। रजत पोद्दार जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर, मतलब जो सेट्स बनाते हैं जी, वो है मारवाड़ी पर कलकत्ता के थे, और उनकी पूरी टीम बंगाल की थी। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। सारा सब काम किया, इतना रिसर्च चला 1.5-2 साल, और उसने मुझसे ये बोला, अब जैसे वॉर मूवी आई अभी उन्हीं ने किया, जितनी बड़ी फिल्में आपको दिखेंगी वही करते थे, हमारी तो औकात नहीं है कि हम इतना पैसा दे सकें, पर ही डिड माई फिल्म फॉर पीनट्स। ही सेड, विवेक जी मुझे बस ये फिल्म करनी है, आई ओ इट टू माई पेरेंट्स। कितने पैसे लिए उन्होंने? बहुत कम, मैंने बहुत, पर उस पर आता हूँ मैं, पैसे में मत घुसो तुम अभी। पर यानी जो देखो, जो राजा और रंक में फ़र्क होता है, वो बॉलीवुड तो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। तो ही सर, विवेक जी आप मुझे फीस मत दो, ठीक है, मैं, आप चिंता मत करो, मैं आपको ये करूँगा क्योंकि मुझे ये फिल्म करनी है, मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए इस फिल्म के लिए। ओके। हिट सेट टोल्ड मी, कहता मेरा बस एक ड्रीम है और मुझे पता है ये वो फिल्म है और ये मेरी आत्मा के लिए। उसने सारा डिज़ाइन किया, मॉडल्स बनते, मिनिएचर सब। कितना समय लगता है सर इसमें? रजत जी को कितना टाइम लगा होगा इसमें? और 1-1.5 साल तो यार, मैं स्लो भी, हम बहुत डिटेल में काम करते हैं, हम बहुत, ठीक है, आई एम अ टास्क मास्टर, मैं बहुत गॉड लाइज इन डिटेल वाला आदमी हूँ। तो सब किया, मॉडल बने, और दुनिया भर का भी हमारा आएगा बिहाइंड द सीन, कुछ दिनों में वीडियो आप देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा देख के। और उसके बाद वो शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन पहले ही वेंट टू लंदन। वो हाउसफुल 5 की शूटिंग थी। कहता है मेरा बिल्कुल मन नहीं यार विवेक, मैं बस जाऊँगा, छू के आ जाऊँगा वहाँ से। एंड एक्चुअली ही लिटरली वेंट फॉर 2 days। तो कहना 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरी वाइफ को भी शॉपिंग करनी है तो ले जाता हूँ। तो ही वेंट देयर। तो वो लोग गए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, शॉपिंग वॉपिंग करके आए, और तो कहीं डिनर पे जाने वाले थे। तो बोला वाइफ ने कि मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ही जस्ट लाइट डाउन ऑन द बेड, और उसके बाद वो उठा ही नहीं, ही डाइड।
मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया कि रजत दानी रहे। मैं सच बता रहा हूँ, 50 साल का आदमी, इतना हैंडसम, इतना खुशमिजाज, इतना हैप्पी, इतना वंडरफुल आदमी, इतना एनर्जेटिक, सडनली गायब हो गया। और मेरा जैसे कि समझ लो यानी लेफ्ट हैंड ही गायब हो गया। मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट था रजत के ऊपर। वो कष्ट मैं किसी को बता ही नहीं सकता हूँ। एंड ही वाज लाइक माई यंगर ब्रदर, यू नो। और मुझे बहुत मानता था रजत, मतलब दिल से एक प्रेम और श्रद्धा का जो रिश्ता होता है ना, वो था। अब हम समझ में नहीं आया क्या करें, ब्लैंक हो गए हम लोग। कौन करेगा भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है सेट लगाना। शहर लगाया हमने, पूरा का पूरा शहर, ट्रैम्स बनाई, ट्रैम्स, जो टैंक्स आए हैं जब वहाँ पे आर्मी आई, वो टैंक्स बने सारे के सारे, सारा का सारा शहर लगाया गया। वो शहर तोड़ के फिर नया नोआख अली का शहर लगाया गया। 2 पैरेलल ग्राउंड से हमारा काम चल रहा था। कनाल्स बनाई गई, सारा सेवाग्राम के आश्रम लगे। ऑल दिस वी डिड एंड डिटेल टू ऑथेंटिसिटी। सारी एक एक चीज़ पुराने कलकत्ता से, एंटीक से, नोआख अली से हम लोग लेके आए। तो एक वो बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था लैंग्वेज का। क्या है कि देखिए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डायलेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे पानी पीने को कलकत्ता में बोलेंगे जल खाबो, और बंगाल में बोलेंगे पानी, और ईस्ट बंगाल में। ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं। तो हालांकि आम आदमी, जो बॉलीवुड ने डम डाउन इतना कर दिया है कि ऑडियंस डजंट इवन केयर अबाउट दीज थिंग्स, बट वी केयर्ड। तो वो सारी छोटी 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 चीज़ों हमने ख्याल रखा है। फिर कॉस्ट्यूम, आप इस फिल्म के कॉस्ट्यूम देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कॉस्ट्यूम है। और वही एक फिल्म की अच्छे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की खासियत यह है कि ऑडियंस कॉस्ट्यूम को देख ही ना पाए। बॉलीवुड टाइप नहीं, अरे क्या कॉस्ट्यूम है साहब, क्या सेट लगाया है। नहीं, सेट और कॉस्ट्यूम और कैमरा एब्सेंट होना चाहिए। लोगों को सिर्फ कैरेक्टर्स दिखने चाहिए, रियलिटी दिखनी चाहिए। और तीसरा मेरा सबसे बड़ा जो एक क्रिएटिव चैलेंज था, मैं चाहता था कि इसमें पार्वती जी, पार्वती बाउल, आपने नाम सुना है? पार्वती बाउल। बाउल एक ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग स्टाइल है जो कि कृष्ण की आराधना में गाया जाता है, पर बेसिकली स्पिरिचुअल सिंगिंग है, जो इंटरनल, जो अपना वेदांत है, अध्यात्म है, उसके बारे में कैसे, हाउ यू फाइंड योर इनर वॉइस और टेक्स यू डीप इनसाइड। तो बाउल सिंगिंग, उसको ऐसे गोल गोल घूम के एक तारे के साथ गाया जाता है। बंगाल की पद्धति है, इंडिया का हेरिटेज आर्ट फॉर्म है। और पार्वती जी पूरे वर्ल्ड की हेरिटेज हैं। वो मतलब पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, भीमसेन जोशी, मैं उस कैटेगरी में, वो हमारी हेरिटेज हैं वो जी। उनका आश्रम है शांति निकेतन में, पहले साउथ में था। तो मैं चाहता था वो गाना गाएं, इसके लिए उनका गाना यूज़ करूँ। उनका एक गाना है किचुदिन मोने मोने। ठीक है। मतलब तुम्हारा कृष्ण को लेके जो प्रेम है उसको दिल में छुपा के रखो, किसी को बताओ नहीं, राइट। और अगर याद करके कृष्ण की आंसू आ जाएं तुम्हारे, और कोई निकल रहा हो, पड़ोसी गांव का है पुराना, कोई निकल रहा हो राहगीर और पूछे कि तुम रो क्यों रही हो, तो बोल दो नहीं, मैं चूल्हा फूंक रही थी तो धुएं से आंसू आ गए। इतनी ब्यूटी है उसमें। तो मैं चाहता था वो गाएं। उनने कभी कमर्शियल सिंगिंग की नहीं है। वो तो साध्वी हैं, गेरुए वस्त्र पहनती हैं और उनकी जटाएं हैं, बाल भी नहीं काटे हैं उनने। तो मैंने कहा कैसे करूं, बड़ी मैं कहीं कहीं से ढूंढ के उनको ढूंढा, बड़ी रिक्वेस्ट की। उन्होंने फिर कश्मीर फाइल्स देखी और उनने बोला मैं तुम्हारी फिल्म के लिए गाऊंगी, लेकिन तुम मत आ जाना, तुम आ गए तो ये लोग मेरा आश्रम में गड़बड़ करेंगे। वो बम्बई आई फ्लाई करके और मेरे लिए माता की मूर्ति लेके आई, और उन्होंने 2 गाने इसमें किए हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज था। और चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था माँ भारती के रोल के लिए। इसमें मैंने माँ भारती को पर्सोनिफाई किया है। वो रोल कौन करे? अब माँ भारती की समस्या ये, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो लेकिन ऑडियंस का परसेप्शन कुछ और हो, तो वो वर्क नहीं करता। जो सीता के साथ हो जाता है कई बार, रोल सीता का है, दे दिया ग्लैमरस हीरोइन को, तो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, वो माँ भारती की जो पीड़ा है, वो ये हुआ, मैं बड़ा अच्छा वाकया, मैं कलकत्ता में था, तो वहाँ घाट से निकला, फ्लावर मार्केट में वॉक कर रहा था, और मुझे वहाँ पे टैगोर के जो भाई थे, अरिंदम चटर्जी, वो टैगोर, उन्होंने माँ भारती की सबसे पहली पेंटिंग बनाई थी, जो मैंने फिल्म में यूज़ भी की है। तो मैंने कहा अगर माँ भारती वाकई में मेरे सामने आ जाए, हम ही एकमात्र देश हैं जो कि भारत को माता मानते हैं और देवी का रूप दिया उनको। मैंने कहा अगर माँ भारती मेरे सामने आ जाए और वो मुझसे क्या पूछेंगी, क्या बोलेगी और कैसी दिखेंगी,
हम तो हमेशा भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं, हम गर्व से बोलते हैं, पर माँ भारत से भी तो पूछो, जो लहू लुहान हो गई जिसकी धरती, तो वो क्या बोलेंगी? तो वो जो इमेज मेरे सामने आई वो कौन करेगा? पल्लवी से मैंने कहा भाई तुम एक हो जो कर सकती हो। पल्लवी बोली अरे तुम इतने बुढ़ी दिखा रहे हो यार, मैं कैसे, मैं वो जानती नहीं हूँ वो इतना बुढ़ा होना कैसे होता है, मैं 50 का 60 कर सकती हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कैसे वो बॉडी लैंग्वेज लाऊंगी, कैसे वो हाथ और वो, और मैं माँ भारती कैसे। पर फिर मैंने बहुत पल्लवी को समझाया, मैंने उसको फिर गोवा गया था, वहाँ से 2 डायलॉग लिख के भेजे उसको, वो फिल्म, अब बताऊँगा नहीं क्या डायलॉग थे, फिल्म में हैं वो। जब उसने वो 2 डायलॉग पढ़े तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड विवेक मैं करती हूँ। और आप देखो उस फिल्म में जो माँ भारती का पल्लवी ने पोर्ट्रेयल किया, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर इन हिंदी सिनेमा। छोटा ग्लिम्स हमने ट्रेलर में देखा है। हाँ, वो खुद मैंने दिखाया नहीं है जानबूझ के, सिर्फ एक क्लोजअप दिखाया, डायलॉग रखा है उसका, ठीक है, लेकिन या दिखाया नहीं जाता मैंने। ठीक है। आपका जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है वो इम्पैक्ट क्रिएट करना आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो आपको नहीं लगता अगर ए लिस्टर्स के साथ काम करते हैं तो सब्जेक्ट आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, उसका इम्पैक्ट और बड़ा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मेरी जो फिल्म है उसमें कैरेक्टर बनना पड़ता है, और स्टार्स जो हैं वो कैरेक्टर को सरेंडर नहीं करते। कोई नहीं है ऐसा आपको लगता है बन सकता नहीं है, वो लोग करते हैं। मिठुन चक्रवर्ती बहुत बड़े स्टार हैं मेरे नज़र में, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, मुझे तो अनुपम खेर भी स्टार बहुत बड़े हैं, दर्शन मेरी नज़र में स्टार है, पल्लवी बहुत बड़ी स्टार है, मेरी जो ऑडियंस है उसके लिए वो स्टार्स हैं। नहीं, वो तो हमारे लिए भी स्टार्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ और भी जिनको स्टार बोलते हैं, मतलब यानी आपका मतलब है जो बॉलीवुड के ग्लैमरस स्टार्स हैं, नहीं वो अपनी इमेज, और वो ज़रूरी भी है उनके लिए, वो इमेज नहीं छोड़ सकते, तो क्या जो कैरेक्टर है वो बन जाएगा। जैसे आप अप्रोच भी नहीं करते उनको? नहीं, मैं मतलब सोचते भी नहीं है लिखते वक्त कि कल्पना भी नहीं है मेरे, है ही नहीं। मैं बोला ना मैं बॉलीवुड नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ। फिर क्या होता है, जैसे राजकुमार साहब थे, जानते हैं? हाँ, शीशे के घरों में रहने वाले वो राजकुमार साहब, बत्ती बंद करके कपड़े बदलते हैं। डालो ये, अरे सॉरी, ये मतलब ठीक है। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। थोड़ा सीरियस हो गया तुमने, अच्छा किया। अब राजकुमार साहब बने एक जगह पे गरीब आदमी, वो मुकेश खन्ना रईस है, दोस्त हैं बचपन के गांव के, मुकेश खन्ना रईस हो गया है। राजकुमार साहब जो हैं गरीब हैं, गांव में उनकी बहन की शादी, कुछ समस्या है उनके ऊपर, उन्हें पैसे उधार चाहिए, कोई कहता है जाओ उससे मांग लो, वो आते हैं। तो एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, गांव का खेत का किसान, उसको आके अपने रईस आदमी से पैसे मांगे। उनने पहना सूट, करेक्ट, कहने लगे गरीब किसान कैसे लोगोगे, एक लाल गमछा मंगवाया, सूट के ऊपर डाल दिया, कहने लगे हो गए गरीब। ठीक है, तो ये कई फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे दिखाते हैं ये स्टार जो भी हैं 2 3 4 बड़े, कि ये गरीब आदमी के बेटे हैं, पर रहते तो प्रॉब्लम क्या है कि जो कैरेक्टर है मेरा, उसको उनकी इमेज बनना पड़ेगा, और वो कैरेक्टर नहीं बनेंगे। अब मिठुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में ही इज़ अ म्यूट, मतलब गूंगे एक मैडमैन का रोल कर रहे हैं, ओके, म्यूट, यूनक एंड मैडमैन। अच्छा, यस। डायलॉग भी कैसे बोलते हैं समझ में नहीं आता, कौन करेगा ये, कौन बनेगा? पर वो बने, ही बिकेम। सेट पे घूमते थे तो लोगों को ये लगता था कोई ऐसे ही पागल भिखारी घूम रहा है। जितने कुत्ते थे वो उनके दोस्त हो गए थे। फिल्म में उनके पीछे आप देखना, एक सीन है जब फिल्म आएगी, उनको वो चल रहे हैं, उनके पीछे कुत्ते भौंकते हुए चलते जा रहे हैं, वो रियल है, वो कुत्ते सड़क के कुत्ते थे, वो उनके पीछे ही घूमा करते थे, क्योंकि वो भिखारी सामान घूमते थे, कहीं से भी कुछ उठा के खा लेते थे। दैट्स हाउ मिठुन चक्रवर्ती बिकेम। ये जो त्याग और तपस्या है एक्टिंग को लेके, कला को लेके, ऐसे लोगों के साथ जब मैं काम करता हूँ तो मेरी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, मेरी क्रिएटिव ग्रोथ होती है। पर ये ए लिस्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सब दर्शन, उनका फोन आता है आपको कि बढ़िया बनाया सर, मैं था नहीं बट मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, आपसे बात मिलते भी हैं, गले भी मिलते हैं, कहते हैं सर आपके साथ फिल्म करनी है। अच्छा, तो पर आप मना कर देते हो? नहीं, मैं कमर्शियल फिल्म करूंगा तो मैं बिल्कुल करूंगा। कमर्शियल फिल्म बनाने का प्लान है यार? मैं एक लाइट हार्टेड फिल्म तो बनाना चाहता हूँ, लाइट हार्टेड मतलब एक इमोशनल फिल्म तो बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेस के थ्रू गया हूँ, मैं लगातार कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स ने मेरे को अंदर से खोखला कर दिया, मतलब मेरे को निचोड़ दिया। मैं आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रीथ सम एयर, यू नो, एंड मैं चाहता हूँ एक छोटे बजट की अच्छी सी एक ब्यूटीफुल इमोशनल स्टोरी बनाना चाहता हूँ। ऐसी कोई फिल्म है आपने जो आपको बॉलीवुड की लगती है कि ये ऐसी कोई फिल्म है, लाइट हार्टेड है, इमोशनल? लापता लेडीज आई वुड हैव लव्ड टू मेक इट। मैं थोड़ा डिफरेंट बनाता, बट पीकू कैसी लगी थी आपको? पीकू मुझे बहुत इम्प्रेस नहीं करे उस फिल्म में, मेरे को लगा कंट्राइव थी, ज़बरदस्ती बनाई गई थी। अच्छा, या कि अच्छा बनानी है, बट यू लाइक
इरफान? आई लाइक 3 Idiots. Oh, पीकू, सॉरी मैं पीके नहीं, पीके मैं सॉरी, हाँ पीकू आई लाइक्ड इट. दैट काइंड ऑफ फिल्म आई वांट टू मेक. मैं इस तरह की न्यूआंस्ड ह्यूमन रिलेशन बेस्ड फिल्म बनाना चाहता हूँ. और मेरा दिल जो है, मैं हिंदुस्तान में ना बुढ़े लोगों पे कोई फिल्म नहीं बनाता है. ओके, और हर एक के माँ बाप हैं. ऐसा कोई बेटा नहीं होगा आपको जो 30-35 साल का हो जो अपने माँ बाप की उम्र और बीमारी को लेकर परेशान ना मिले आपको. कहीं ना कहीं पे हम लोग जुड़े हैं, लेकिन उस पर कोई फिल्म नहीं बनाता है. मैं वो क्या व्यथा है बुढ़े माँ बाप की, बुढ़े लोगों की, वो क्या बच्चा चला गया अमेरिका या पढ़ने बम्बई चला गया, वो कैसे अपने जीवन में लड़ रहे हैं, घुटने में दर्द है, ओके, और बीमारियां हैं, दवाइयां खा रहे हैं, कैसे रहते हैं. मैं उसको स्टडी करके उसके ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता हूं, पर उसके लिए पैसा मिलना बहुत असंभव काम है, पर कोशिश करूंगा. अगर वो हो जाए तो मेरी ईश्वर से ऐसा मानता हूं कि मुझे कहीं से हो जाए वो. ठीक है. फिल्म में एक डायलॉग है, तैमूर का जिक्र हुआ है उसमें. जी. तो वो किसी पे कमेंट है या तैमूर का नहीं, तैमूर कई लोग नाम रखते हैं, ये पहली बार किसी ने नहीं रखा है, ऐसा नहीं है. तो सैफ अली खान का ऐसा कुछ नहीं, तैमूर मैं बताता हूँ तैमूर का क्या. मैं जब ताशकंद फाइल्स शूट करने गया था समरकंद, तो वहाँ पे तैमूर लिंग का मकबरा है, ओके, और उसके बाहर लिखा हुआ है कि ही कॉन्कर्ड द रिचेस्ट सल्तनेट इन द वर्ल्ड, सल्तनेट दिल्ली सल्तनेट इन द वर्ल्ड. और उसको इसलिए महान मानते हैं कि उसने विश्व की उसको एम्परर का खिताब दे रहे थे. वो लिखा है उसके वहीं पे, आप जाएं कभी तो पढ़िएगा बाहर. उसको एम्परर का खिताब दे रहे थे. उसने कहा मैं तब तक अपने को एम्परर नहीं बुलाऊंगा जब तक मैं दिल्ली पे फतेह नहीं कर लूँगा. फिर वो आया आर्मी लेके फतेह करने. एक रात में 1 लाख लोगों को उसने दिल्ली में कत्लेआम किया. ऐसा लिखा गया है उसके बारे में कि जब वो यहाँ से निकला तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, रास्ते में जितने भी गांव आए उनको जलाता चला गया, लोगों को मारता चला गया, औरतों को उठाता चला गया. ठीक है, वो अपने राष्ट्र का तो हीरो है, उन लोगों के लिए तो महान एम्परर है, महान आदमी है, उसने सबसे रईस को लूटा, पर हमारे लिए तो नहीं है. तो तैमूर नाम क्यों रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता है. आप चाहते हैं इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे? जी. तो केजरीवाल जी ने बोला था यूट्यूब पे रिलीज़ कर दो. हाँ, ये वो भी बोलते हैं, और ये आजकल टीएमसी के लोग भी यही बोलते हैं कि फ्री में रिलीज़ कर दो. राइट. बिल्कुल, अगर कोई मुझे पूरी फिल्म की जो कॉस्ट है अगर कोई दे दे और मैं उसको बेच देता हूँ, वो जहाँ चाहे वो रिलीज़ कर दे. क्विक आंसर्स ओनली. या बंगाल से जुड़ी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? बाउल म्यूजिक. ट्रेलर लॉन्च के बाद सबसे पहली कॉल किसकी आई थी आप? डेविड धवन की. अच्छा, क्या बोला? अरे विवेक, क्या बना दिया तूने यार, अरे क्या है, क्या कर दिया यार तूने, अरे कमाल कर दिया यार, बड़ा. डेविड इज वेरी एक्साइटेड मैन. उन्होंने आपको बोला डायरेक्टर नंबर 1? नहीं बोला, पर डेविड को मैं अपना गुरु मानता हूँ. इज एन एडिटर, एडिटिंग में गुरु मानता हूँ मैं डेविड को. मुझे एक बार प्लेन में मिला था डेविड, मैं गोवा से हम लोग आ रहे थे, तो उसने बोला विवेक कुछ भी कर लेना, तेरी फिल्म कैसी भी हो, बर्बाद भी हो, एडिटिंग की रिदम मत छोड़ना. और मैंने उसको मंत्र बना लिया अपनी लाइफ का. मैंने बोला डेविड को उस दिन, मैंने कहा देखो यार, तुम मेरे इस मामले में गुरु हो. किसने आपको इंस्पायर किया इस फिल्म को बनाने के लिए? जिंदगी ने, भारत ने, माँ भारती ने, ऑनेस्टली. बंगाल की कौन सी जगह जो सबसे ज़्यादा सिनेमैटिक लगती है आपको? कलकत्ता. ओके. कलकत्ता बहुत सिनेमैटिक है. कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, विंडोज़, वो गरीबी, वो अमीरी, वो एक थका हुआ शहर, बूढ़ा शहर, कराहता हुआ शहर. उसके अलावा भी लोग खुश हैं, बीड़ी पी रहे हैं, इंडिया कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं, विश्व की बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया बदलने में लगे हैं. प्यूटिन और ट्रंप की मीटिंग हो रही है, उसके ऊपर बोल रहे हैं क्या ट्रंप को बोलना चाहिए, क्या प्यूटिन को बोलना चाहिए. ज़िंदगी में कोई आशा नहीं, निराशा से भरी ज़िंदगी, लेकिन विश्व के लिए आशा है. गंगा का पानी बम्बू में से आता है, छोटे बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं. कुछ भी होता है, सड़क, एक दुकान है उसमें 4 लोग काम करते हैं, बाहर बैठ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, पूरा ट्रैफिक रुक गया. किसी की मजाल नहीं कि हिल जाए वहाँ से. एक दृश्य बताता हूँ, मैं गया था, 2 बड़ी मज़ेदार बातें लोगों को जाननी चाहिए. आई लव दिस. मैं इसको गलत नजर, फील है, कलकत्ता में फील है. हाँ, कलकत्ता में फील है. लगता है एक शहर है जिसने जिंदगी जी है. पर बदल गया है बहुत, आपको लगता है, या सही है, ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं, बदलना तो चाहिए. वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल थी, बनना चाहिए. आज आप ये देखिए, कुछ कॉलोनीज हैं वहाँ पे साउथ सिटी में, उनका नाम है विधवा कॉलोनी. बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे सब बाहर जा रहे हैं, यंग पॉपुलेशन बच नहीं रही है, लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं. यह हालत हो गया, माँ बाप अकेले बुढ़े पड़े हुए हैं,
छोटे शहरों में जो हमने मुर्शिदाबाद वगैरह दिखाया है, उन शहरों में जाइए आप, 24 परगना में जाइए, लोग सबसे पहले लड़कियों को बाहर भेजते हैं। और यही कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में लोगों ने अपनी लड़कियों को जम्मू भेजना चालू कर दिया था वैली से, फिर लड़कियों को भेजना चालू कर दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि दे वर नॉट सेफ। तो बंगाल सिर्फ बंगालियों का नहीं है, भारत का हिस्सा है। बंगाल मेरा भी उतना ही है जितना किसी और का है। और सबसे बड़ी गलती भारतवासी जो कर रहे हैं वो ये है, वो ये सोचते हैं कि ये तो ममता दीदी का है, और उसको चक्कर में सोचते हैं ये आइसोलेटेड है। नहीं, भारत हमारा है, हमारा हक है उसको ठीक करना, हमारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज बंगाल की जो हालत है वो कल आपके साथ भी होगा। एक एग्जाम्पल पल्लवी बड़ा अच्छा देती है, कहती जब हम कश्मीर फाइल्स बना रहे थे सब लोग रोते तो थे कि देखो कश्मीरों के साथ, पंडितों के साथ क्या हुआ। सब कहे बड़ी अच्छी फिल्म, पंडितों के साथ क्या हुआ, जैसे कि कश्मीरी पंडित कोई अलग हैं हमसे। किसी ने ये नहीं समझने की कोशिश की कश्मीर फाइल्स भारतीयों की फिल्म थी, भारतवासियों के बारे में थी। नहीं माना। अभी पहलगाम में क्या हुआ, वहाँ तो एक भी कश्मीरी पंडित नहीं मरा। मरने वाले तो महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, कर्नाटका, कहाँ उड़ीसा, कहाँ से थे लोग। दैट वॉज अ वार्निंग। तो इसलिए मैं कहता हूँ बंगाल इज बिकमिंग अनदर कश्मीर। और आज जो कश्मीर या बंगाल में हो रहा है, कल वो आपके साथ, आपके घर के सामने होगा। इसलिए बंगाल को बचाना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है इस फिल्म को लेकर जो आपको लगता है सही भी है? यही कि भाई आप मुस्लिमों के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं। इसलिए मैं अपने को सामर्थ्य नहीं है मुझ में बनाने का। मैं उस कम्युनिटी को समझता नहीं हूँ, उनकी वेदना, उनके दर्द को समझता नहीं हूँ। समझना भी नहीं चाहते? समझता तो काफ़ी हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरे बहुत फ़ैन हैं, मुस्लिम लोग फ़ैन हैं, और मेरी यूनिट में मुस्लिम लोग इतना काम करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं। मैं हिंदू हिस्ट्री में स्पेशलाइज करता हूँ। मैं हिंदू हिस्ट्री जो है लोगों के सामने फिल्म के मार्फत लाना चाहता हूँ। और उसी हिंदू हिस्ट्री का जो पेन अल्टीमेट मेरा क्लाइमैक्स है फिल्म मेकिंग का, वो है महाभारत। लोग महाभारत को माइथोलॉजिकली दिखाते आए हैं, इसलिए बच्चा बच्चा हिंदुस्तान को उसको माइथोलॉजी समझता है। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट लाइक हिस्ट्री, रियल। तो आई एम गोइंग टू मेक महाभारत विदाउट मिरेकल्स। आई एम गोइंग टू मेक महाभारत अबाउट शूर और वीरता के ऊपर होगी। वो दर्शन के बारे में होगी, ज्ञान के बारे में होगी, धर्म के बारे में होगी। वो हवा में उड़ते लोगों के बारे में नहीं होगी। राइट? तो मैं चाहता हूँ हिंदू हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाना। इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर मेरी कोई पहुँच नहीं है, उसके ऊपर वो लोग बनाए जिनका उस पर है। और बनाते क्यों नहीं है, लोग बनाते ही हैं। रोज़ा ओज़ा सब बनी तो हैं टेररिस्ट लोगों के ऊपर सारी की सारी फिल्में। एक एक्टर जिसके साथ आप बार बार काम करना चाहेंगे? जिनके साथ करना चाहता हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं एक, यार देखो, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना इस अरमान के आए कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करे। मैं एक बार लगभग हो ही गया था, ताशकंद फाइल्स के वक्त की करने ही वाला था, पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। असंभव परिस्थितियाँ कई बार खड़ी हो जाती हैं। मैं यार एक बार तो बच्चन साहब के साथ काम करना ही चाहता हूँ। यानी बायोडेटा में अगर ये नहीं लिखा कि बच्चन साहब के साथ काम किया है तो फिर क्या फ़ायदा बम्बई में फिल्म बनाने का। तो बस वो एक हैं जिनके साथ मेरा, वरना मेरा किसी के साथ कोई ऐसी इच्छा नहीं है। नहीं, बच्चन साहब, लेजेंडरी बच्चन साहब यार, हम लोग बड़े हुए हैं ना उनकी फिल्में देख के, तो हमारे उन्हें भी विवेक के साथ काम करना चाहिए, आई थिंक। तुम जानते हो तो यार मैसेज भिजवा दो। फिल्म क्रिटिक्स ज़रूरी हैं या फालतू हैं? फिल्म क्रिटिक्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ट्विटर क्रिटिक्स फालतू हैं। ओके। हु इंस्पायर्स यू इन बॉलीवुड? जिंदगी। कोई इंडिविजुअल? नहीं, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं किसी से, आई एम इन ऑफ नोबडी। मैं कोई किसी सो ओवरऑल हु इंस्पायर्स यू? ओवरऑल मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मुझे जो हिंदू फिलॉसफी है वो बहुत इंस्पायर करती है। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। कोई इंडिविजुअल उसमें आप? उसमें कोई इंडिविजुअल तो है नहीं हिंदू फिलॉसफी में। शंकराचार्य का नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो भी अधूरा ही हो जाएगा। विवेकानंद का नाम ले सकता हूँ, वो भी अधूरा हो जाएगा। एक शॉट है महर्षि रमन्ना का, स्वामी विवेकानंद जी के फोटो के नीचे। मैं देखिए स्वामी विवेकानंद फिल्म में एक सीन भी आप देखिएगा, अभी मज़ा नहीं किरकिरा करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो मैं कम से कम पिछले 10 साल से हर स्पीच में बोलता हूँ, और मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ उसको, और वो फिल्म में आप देखिएगा। मैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे गिव मी 100 कमिटेड हिंदू यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड आई विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ भारत, समथिंग लाइक दैट। पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि आप मुझे 100 कमिटेड लोग दे दीजिए, युवा लोग, और मैं आपका भविष्य बदल दूंगा। उनको शायद जीते जी वो 100 लोग नहीं मिले, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि उनमें से एक वॉलंटियर मैं हूँ। योर फेवरेट पॉलिटिशियन? चाणक्य, एंड आज की तारीख में बोलें तो नरेंद्र मोदी जी। ओके। एक हिस्टोरिक फिगर, पॉलिटिशियन वर्ड आपने बोला इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। एक हिस्टोरिक फिगर जिसके ऊपर आपको लगता है फिल्म मौका मिला तो आप ज़रूर बनाएंगे? श्री अरबिंदो।
श्री अरबिंदो, इसलिए मैं बता भी दूं, लोग उनको एज अ फिलोसोफर जानते हैं, लेकिन भारत के पार्टीशन में उनका कितना बड़ा योगदान है लोग जानते नहीं हैं। बंगाल एक वो स्टेट है जो 2 बार डिवाइड हुई, 1905 में हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल। उस वक्त में श्री अरबिंदो ने एक न्यूज़पेपर था जो वंदे मातरम उसका नाम था, उसमें उनने आर्टिकल्स लिखने चालू किए, जिसने इतनी चेतना बदली भारत की कि महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, उसके आर्टिकल ट्रांसलेट होकर चलने लगे, लोगों ने पढ़ पढ़ के जागृत होने लगे, और ये नौबत आई कि अंग्रेज़ों को अल्टीमेटली बंगाल को जोड़ना पड़ा। करेक्ट। वो एक ऐसा फिगर है और वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स। सो यस, आई वुड लाइक टू मेक अ फिल्म ऑन हिम। मोस्ट टेरिबल मूवी ऑफ बॉलीवुड? यार मैं टेरिबल तो बहुत ज़्यादातर ही पहले क्या आ गई दिमाग में, आ गई वो फिल्म, आप बोल नहीं रहे हो? एक फिल्म थी टॉम डिक एंड हैरी, उसका हम लोग ये सोच के गए थे कि मेरे दोस्त की है दीपक की, बार ऐसी नहीं, कई बार हो जाती हैं फिल्में, गड़बड़ हो जाती हैं, पर या एनी रीसेंट मूवीज जो आपने देखी, कोई ऐसी कोई फिल्म देखी आपने? सैयारा मूवी देखी आपने? नहीं देखी, मैं तो अमेरिका में था जब वो आई है, तो बस 1.5-2 साल से मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी है। मैं अब इसमें ही इतना बिजी, देखो ये 24 घंटे का काम है, चींटी की तरह रोज दाना ले लेके जाना, तो मैं बहुत बिजी था। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में, तब फिल्में देखूंगा। अगर फिल्म थोड़ी बहुत चल गई तो कुछ अच्छी कॉमेडी और उस तरह की फिल्में देखूंगा, नहीं चली तो कुछ दर्द वाली फिल्में देखूंगा। माउंटेन पसंद है आपको? डू यू ट्रैक? मैं तो हिमालय, मेरे ट्विटर में लिखा ही हुआ है, माई होम प्लेस इज़ हिमालय। राहुल गांधी जी से कभी मिले आप? नहीं, कभी नहीं मिला हूँ, पर मिलना चाहता हूँ। क्या बात करेंगे आप? मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप आज ये बोलते हैं, कल वो बोलते हैं, परसों वो बोलते हैं, तो आप अपना एक बार बैठ के होमवर्क करके कंसोलिडेट क्यों नहीं कर लेते हैं अपना? बट प्रॉब्लम क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पहले ये बोलता हूँ, फिर मैं चेंज करके वो बोलता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। एक पॉलिटिकल लीडर को देश को एक विजन देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी देना चाहिए। तो आपको लगता है सत्ता पक्ष से कोई पलटता नहीं अपनी बात से? पलटते हैं, बिल्कुल पलटते हैं, लेकिन आज आप उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हो, फिर उनको पार्टी में ले लेते हो, ये तो यहाँ भी हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मैंने उसके बारे में बोला है काफ़ी। महाराष्ट्र में मुझे बड़ी समस्या हुई, मैं जिसको मैं वोट नहीं देना चाहता था, वो आके पार्टी में ज्वाइन कर गया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको कल तक ये लोग बोलते थे कि ये तो चोर उचक्का गुंडा है, और वही ज्वाइन कर गया, तो अब उसको कैसे दें वोट, क्या करें यानी? तो दिया आपने वोट? नहीं दिया? अब वो मत देखो, वो मेरा राइट है, मैं ना, टू रिमेन साइलेंट इज़ माई राइट। लेकिन मेरे को फंसाओ नहीं यार, विवाद, मेरी फिल्म आ रही छोटी, मैं अभी, अच्छा एक बड़ी मजे की बात हुई, छोटी सी फिल्म बोलते हो 500 करोड़ ले जाते हो आप। नहीं, हमारे घर में एक वो कर्ली टेल्स करके एक पॉडकास्ट है, वो आई, खाना आने की बात चलने लगी, मैंने हंसी मजाक में बोला कि मैं दिल्ली से जब बम्बई गया था तो पल्लवी महाराष्ट्री ने, उसने मुझे वरण भात खिलाया, और उसमें वरण में तो नमक भी नहीं होता। मैंने कहा अरे दिल्ली वाले जैसे होते हैं, तो मैंने कहा अरे ये क्या गरीबों का खाना खाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने अगली लाइन में बोला कि लेकिन अब मुझे, जैसे मेरे को थोड़ी अकल आई, तो मुझे समझ में आया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हेल्दी थाली जो होती है वो महाराष्ट्रियन थाली होती है। करेक्ट। जो मैं खाता हूँ, जो मुझे बहुत शौक से खाता हूँ, वरण भात इज़ माई फेवरेट फूड नाउ। अब कमबख्त लोग क्या करते हैं कि वो शुरू की उठा ली, अच्छा महाराष्ट्रियन खाना को गरीब खाना बोला, अरे मारो साले को पकड़ के। तो इसलिए मेरे को विवाद में ना फंसाओ। क्या होता है आजकल लोग एडिट कर देते हैं, मैं ऐसा कुछ, हाँ, पर राहुल गांधी जी से मैं अपेक्षा करता हूँ और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करूँगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह से एक विजन बताएं। अगर उनका विजन कास्ट है तो वो बताएं, जो उनका विजन है वो कहीं ये इस देश को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। किसी को गाली दे दे के, बुराई कर करके, तो देखो यार कोई भी जिंदा रहता है, उससे क्या है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन should tell me what is his vision. अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, he gave a vision कि मैं ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। अब आप अग्री करिए, डिसअग्री करिए, है ना, तो दो लीडर्स को अपना विजन बताना चाहिए। क्रेजीस्ट स्क्रिप्ट जो आपने कभी पढ़ी हो? या मैं बहुत क्रेजी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे कई यंग लड़के लिख के लाते रहते हैं, लेकिन क्या है, एक्सपेरिमेंटल होती हैं, और एक तो मैंने ही लिख के रखी हुई है। अच्छा। अगर कभी मिला, मैं सोच रहा हूँ उसको शॉर्ट फिल्म बनाने की। बहुत ही क्रेजी स्क्रिप्ट है, क्योंकि वो किसी को समझ में भी नहीं आए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्रिकेट देखते हैं आप? देखता था, अब आजकल तो। विराट कोहली पे क्या ओपिनियन है आपका? आई लव हिम, आई लव। अब कहीं कुछ विवाद तो नहीं चल रहा उसको लेकर, ट्रेंड एंड करो, मैं मर जाऊँ, मुझे पता नहीं है। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम यूएस 2 दिन पहले भैया, मैं 2 दिन पहले आया हूँ। एज ए क्रिकेटर मैं पूछ रहा हूँ आपको, विवाद छोड़ देते हैं। देखो क्या है, नहीं, एज अ क्रिकेटर तो आई थिंक ही इज ग्रेट, ही इज अमेजिंग। क्या सो धोनी और विराट? बोथ, आई लव बोथ। Have you ever met them? Like,
नहीं, मैं विराट को मैं देखिए क्या, अनुष्का शर्मा जो है वो मेरी पड़ोसी हैं, जिस घर में पहले रहता था वो मेरी पड़ोसी थी, और हम भी उसी में रहते थे, वो भी रहती थी, अब नहीं रहती, उनके पिताजी भी मेरे दोस्त हैं काफ़ी, उनका कुत्ता भी मेरा दोस्त है। तो ये जब शादी नहीं हुई थी तो काफ़ी आया करते थे विराट, तो सारे बच्चे भागा करते थे गाड़ी के पीछे, छोटे छोटे क्रिकेट खेलते थे, अरे विराट 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 करके भागते थे। तो हमने कई बार, पर मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं ज़्यादा क्रिकेट से जुड़ा नहीं हूँ आजकल, या बिकॉज ऑफ मैं इतना बिजी हूँ पिछले 5 साल से इस फिल्म में। या डॉग्स को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया, उस पर कमेंट आया। देखो भैया, आई एम एन एनिमल लवर, तो मेरा नज़रिया अलग है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये पक्ष सही है वो पक्ष सही है, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत भी हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन गया टेलीविज़न के कारण कि अगर तुम ये हो तो वो नहीं हो सकते। क्यों? मैं हूँ एनिमल लवर, हमारे घर में कुत्ते हैं, रहे सारी ज़िंदगी, और अब 3 कुत्ते थे, एक बेचारी अभी उसकी डेथ हुई है कुछ दिन पहले। हमारा स्ट्रे डॉग्स की बात हो रही है वैसे। नहीं, मैं आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप घर के कुत्ते को प्यार करें और स्ट्रे डॉग को नहीं करें। अगर आप एनिमल को प्यार करते हैं तो आप करें, तो मैं वही उसी पे जो अदर साइड वही बोल रहा है कि आप स्ट्रे डॉग्स को घर लाइए, नहीं प्यार करिए। नहीं, बिल्कुल करिए, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं कि अगर आप पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कोई कहे अच्छा आप गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए। नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए। बट यूटिलिटी अलग है ना सर। अभी नहीं, किसी भी नहीं, ये आर्ग्यूमेंट को बिलीव नहीं करता। अच्छा आप ये बोलते हैं तो आप ऐसा कल से करना चालू। अच्छा आपने गरीबी बात की, आप घर छोड़ के गरीब बन जाइए। कुत्ते परेशान हो गए कि आदमी हमारी वजह से कुत्तों की तरह लड़ रहा है। हाँ सही बात है। पर देखो, स्ट्रे डॉग पर ये पार्शियलिटी भी नहीं होनी चाहिए जानवरों के बीच में, जो सरकार कोर्ट ने की है। भाई बंदरों की भी समस्या को बंद करो ना, समस्या बंदरों की भी है, समस्या चूहों की भी है। चूहे बर्बाद कर रखा है इस देश को चूहों ने, और बंदर तो पार्लियामेंट में बैठ के जजमेंट देते हैं, ऑर्डर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में घुसे रहते हैं, जज लोग परेशान रहते हैं। बंदरों की समस्या नहीं है क्या यहाँ पे? आप घूमने नहीं जा सकते किसी हिल स्टेशन में, बंदर जो झापड़ मारते हैं और फ़ोन चुरा के ले जाते हैं और मारते हैं खींच के। तो समस्या हर चीज़ की है, समस्याओं को हल करना है तो उनको बैठ के होलिस्टिक तरीके, ये नहीं कि कल से आप स्ट्रे डॉग्स को हटा दीजिए शहर के अंदर से, वो भी गलत है। पर स्ट्रे डॉग्स बच्चों को काटते हैं और महिलाओं को काटते हैं, स्कूटर वालों को चेज़ करते हैं, वो भी गलत है। मैं गिर चुका हूँ मोटरसाइकिल से 2-3 बार, तो ऐसे भागते थे कुत्ते पीछे। तो ये समस्याएँ सारी की सारी हैं। आई थिंक ये दोनों पार्टियों को बैठ के साथ में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों लिखा है, आपका फेवरेट पॉडकास्ट, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, रौनक आरजे हुआ करते थे, आरजे रौनक करें, एब्सोल्युटली फाइन। आई मीन इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच। नहीं पर तुम वाकई में अच्छा पॉडकास्ट करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम वाकई में अच्छे हो। थैंक यू वेरी मच सर। एक लाइन में ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए द बंगाल फाइल्स? अगर आप भारत से प्यार करते हैं, अगर आप भारतीय हैं, और अगर आप माँ भारती को मानते हैं, अगर आप वंदे मातरम को मानते हैं, अगर आप जनगण मन को मानते हैं, तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। और आपको देखनी चाहिए बल्कि अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को दिखाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं भारत का भविष्य बदले और जो भूत में हुआ है वो कभी ना हो, तो ये फिल्म देखना आप फिल्म की तरह नहीं बल्कि आपके जीवन की एक आवश्यक एक्सपीरियंस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑन दैट 5 सितंबर को आ रही है फिल्म, 5 सितंबर प्लग कर दूं, 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स आ रही है सिनेमा हॉलों में, और सिर्फ सिनेमा हॉल में देखिए क्योंकि इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, बहुत सारी बातें हुई। कमी बस ये थी कि टाइम थोड़ा कम था, बट आगे और भी करेंगे, रिलीज़ के बाद बहुत सारी बात करेंगे, देखते हैं पब्लिक को कैसी लगती है, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी है, उस सब के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करना, इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड से शेयर करना और फिल्म ज़रूर देखना। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।